हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बाल केंद्रित शिक्षा को देखेंगे और बाल केंद्रित शिक्षा को इस सेशन में हम कंप्लीट देखते हुए और जो PYQ यानी प्रश्नों को पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, उन प्रश्नों को भी देखेंगे, जिससे हमें ये पता लग जाएगा हाँ क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और जितने कॉन्सेप्ट हैं उन कॉन्सेप्ट को भी इसमें हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा, आज का सेशन किस पर है? बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। बाल केंद्रित शिक्षा क्या है? तो बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए शिक्षण की व्यवस्था करना बाल केंद्रित शिक्षा कहलाता है। और इसकी अधिगम संबंधी जो कठिनाई है उसको दूर किया जाए, यह किसके अंतर्गत आएगा? तो बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत आएगा। ये जितने भी सारे पॉइंट हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और कहीं ना कहीं चाहे सुपर टेट, सी टेट, यूपी टेट, जे टेट, सभी में कहीं ना कहीं ये प्रश्न पूछे गए हैं। और ये सी टेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यूपी टेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, झारखंड टेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सुपर टेट के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उन सभी प्रश्नों को का भी कलेक्शन किया है जो क्वेश्चन में मतलब प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों को अनुभव को क्या दी जाती है? प्राथमिकता दी जाती है। जैसे बालक कोई छोटा सा होता है, वह अपने घर पर काम करता है, मार्केट जाता है, टॉफ़ी खरीदता है, यानी बच्चों को स्कूल में ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिसमें वह बच्चे को अनुभव पर आधारित हो। यानी जैसे जोड़ घटाना ये सब सिखाओगे तो बच्चा जो है मार्केट जाता है, टॉफ़ी वगैरह खरीदता है तो वहाँ जोड़ घटाना ये सब कर लेता है। तो बाल केंद्रित शिक्षा भी कहता है जो शिक्षा मतलब बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए वो बाल केंद्रित शिक्षा ही होनी चाहिए, जो अनुभव पर आधारित होनी चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा में अनुभव और उनकी आवाज़ को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। एक प्रश्न पूछा गया था अभी हाल ही में कि मातृभाषा में शिक्षा किसने बातें की थी? तो महात्मा गांधी ने बातें की थी। हालांकि NEP 2020 भी किसकी बात करता है कि अगर संभव हो सके तो कक्षा 8 तक उसकी मातृभाषा में ही शिक्षा प्रोवाइड किया जाए। और उसकी जो आवाज़ है, आवाज़ वही मातृभाषा से संबंधित है। और आर्टिकल किस आज अब की बार सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया था कि मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, क्योंकि NEP 2020 भी बातें करता है मातृभाषा की, NCF 2005 भी बातें करता है और RTE 2009 भी बातें करता है। बाल केंद्रित शिक्षा में बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों और क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान किया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा में बालक की रुचि क्या है उसको देखकर शिक्षा दिया जाना चाहिए। बालक कौन सा सब्जेक्ट में रुचि रखता है, मैथ पढ़ना चाहता है, भूगोल पढ़ना चाहता है, हिस्ट्री पढ़ना चाहता है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है, उसकी इस चीज़ को भी क्या करना है, आपको उसकी ख्याल करना है। और उसकी क्या क्षमता है, क्षमता का भी ख्याल रखना है। क्या पता उसकी क्षमता है ही नहीं और उसको मैथ पढ़ा रहे हो, तो उसका जिस हिसाब से क्षमता हो उसी प्रकार से शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। और उसकी बाल केंद्रित शिक्षा में बालक सक्रिय होता है और जहाँ पे शिक्षा दी जाती है वहाँ मतलब बालक सक्रिय होना चाहिए। क्या पता टीचर मेरी तरह ऐसे पढ़ा के चला जा रहा हो, तुम लोगों की तरह या आप लोगों की तरह सो के मस्त से आराम से देख रहे हैं और कब नींद लग जाएगी कोई पता नहीं, चाय पी रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो इससे जो है पूरा 100% क्या 50% मतलब 1% भी दिमाग में नहीं बैठ पाता है। तो यही कह रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा में बालक सक्रिय होना चाहिए, यानी इसमें बालक निष्क्रिय नहीं होना चाहिए। यदि आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो बच्चों से सीखिए, यह बाल केंद्रित शिक्षा की ओर इशारा करता है। एक प्रश्न यहीं से पूछा गया था कि यह वक्तव्य किस में कहा गया है, प्रगतिशील शिक्षा में कहा गया है या बाल केंद्रित शिक्षा में कहा गया है या मूल्यांकन शिक्षा में कहा गया, किस शिक्षा में कहा गया, यही बातें कही गई हैं। अगला है बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत बालक के व्यवहार, आवश्यकता
रुचि आदि को महत्वपूर्ण होते हैं। यानी बालक का जैसा व्यवहार हो उसी अनुसार ही कार्य करना चाहिए। क्या पता बालक जो है गुस्से में है और उसको कह रहे हो बेटा आओ पानी पी लो, बैठो पढ़ लो, वैसे भी वो गुस्से में है तो वो उस समय जो है बालक के व्यवहार को देखकर ही शिक्षा देनी चाहिए। और उसकी आवश्यकता क्या है, क्या पता उसे आज उस बालक का मन कर रहा मैथ पढ़ने का, आप कह रहे हो बेटा आओ भूगोल पढ़ लो, हिस्ट्री पढ़ लो, तो उसके पल्ले नहीं पड़ेगा। तो यानी उसके व्यवहार, आवश्यकता और रुचि को ध्यान में रखकर ही शिक्षा देनी चाहिए। और उनके व्यवहार में शिक्षण के माध्यम से परिवर्तन लाना है तो उनके व्यवहार का अध्ययन भी करना पड़ेगा। बाल केंद्रित शिक्षा कहता है कि आप जो मनोविज्ञान के जानकार होने चाहिए, क्योंकि बालक को शिक्षा प्रदान करना है तो उसके बालक के मनोविज्ञान को जानना पड़ेगा, बालक के भाव को जानना पड़ेगा, बालक के रुचि को जानना पड़ेगा। और ये सारी चीज़ें तभी जान सकते हो जब थोड़ा सा मनोविज्ञान जानोगे। जैसे ऊपर बात भी लिखा गया है कि आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो बच्चों से सीखिए। वही बातें हैं कि शिक्षण में परिवर्तन लाना है तो उनके जो बच्चों के व्यवहार का भी क्या करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत हर एक पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट को किसी भी पॉइंट को छोड़ना नहीं है। बालक को प्रश्न पूछने के लिए बाल केंद्रित शिक्षा में प्रेरित किया जाता है। यानी बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए क्या किया जाता है, प्रेरित किया जाता है। बालक के अनुभव को प्राथमिकता प्रदान करना, यह भी बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत आता है। बालक की सृजनात्मकता, पहली बात तो सृजनात्मकता होती क्या है, सृजनात्मकता वह होती है जो बालक के जो है यानी कोई भी समस्या दे दी जाए उसमें कितनी प्रकार से समस्या का हल ढूंढ सकते हो, ये सभी किसके अंतर्गत आता है, तो सृजनात्मकता के अंतर्गत आता है। जैसे प्रोजेक्ट कार्य दे दिया जाता है तो बालक अपने आप में घर जाता है और उस पर सॉल्यूशन ढूंढता है और अपना दिमाग सोचता है, लगाता है कि कैसे इसको हल करेंगे। ये सारा चीज़ किसके अंतर्गत आता है, तो बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत ही आता है। और सृजनात्मकता को बढ़ावा देने जैसा भाव होता है। बालक के व्यक्तिगत भिन्नता को मान्यता देना है, क्योंकि हर बालक अपने आप में विशेष है, कोई भी दो बालक एक जैसे नहीं होते हैं, हर बालक में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। तो इसलिए जिस प्रकार के उसके मतलब बालक को शिक्षा देना है तो व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा देना है। यह भी बाल केंद्रित शिक्षा को बढ़ा की ओर इशारा करता है। बाल केंद्रित शिक्षा के प्रमुख सिद्धांत, बालक को क्रियाशील रखकर शिक्षा प्रदान करना, यानी बालक को वही सक्रिय करके या क्रियाशील मान करके ही शिक्षा प्रदान किया जाता है। बालक की शिक्षा उद्देश्य परक हो, ऐसी नहीं हो कि कुछ भी पढ़ा दो, उसका कोई मतलब ही ना निकले, कोई उद्देश्य ही ना हो, तो ऐसा शिक्षा नहीं होना चाहिए। शिक्षा कैसा होना चाहिए, तो उद्देश्य परक होना चाहिए। बालक की योग्यता व रुचि के अनुसार विषय वस्तु का चयन, यानी बालक जिस हिसाब से उसके व्यवहार, रुचि, आवश्यकता हो, बालक के अनुसार ही विषय वस्तु क्या की जाए, बनाई जाए। क्या पता बालक छोटा सा है और सिलेबस बना दिया जाए बीए ग्रेजुएशन का, तो वह नहीं पढ़ पाएगा। तो बालक के रुचि, आवश्यकता, मानसिकता, मानसिक विकास, व्यक्ति विभिन्नता, इन सभी को ध्यान में रखते हुए क्या बनाना चाहिए, विषय वस्तु बनानी चाहिए। रचनात्मक कार्य जैसे हस्तकला आदि के द्वारा शिक्षण, यानी प्रयोग के माध्यम से ही बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षण कार्य करना चाहिए। पाठ्यक्रम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर शिक्षण, यानी कोई भी बड़ा चीज़ हो पाठ्यक्रम को उसको छोटे छोटे भागों में बांट करके शिक्षण का कार्य करना चाहिए। नहीं तो बालक समझ ही नहीं पाएगा कि मतलब ये चीज़ क्या है। वैसे भी शिक्षण सूत्र कहता है ज्ञात से अज्ञात की ओर, ये सब शिक्षण सूत्र है, उसका भी वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अब उसके बाद जो प्रश्न बाल केंद्रित शिक्षा से संबंधित पूछे गए हैं उनके बारे में देखते हैं और प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, छात्र केंद्रित या बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। पहला ऑप्शन है यंत्रवत याद करना, तो रटाना तो है ही नहीं। योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना,
तथा वर्गीकरण करना। नामांकित वर्ग दिखे या वर्गीकरण सेग्रेगेशन दिखे तो ये भी काट दो। केवल शब्द भाई दिखे तो इनको भी काट दो। बच्चों के अनुभवों को प्राथमिकता देना, यह छात्र केंद्रित या बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत आता है। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है, इसको बताना है। पहला ऑप्शन है बच्चों के अनुभव और उनकी आवाज़ को प्राथमिकता देना, ये तो सही है। बस शिक्षक द्वारा बच्चों को आदेश देना कि क्या किया जाना, नहीं, आदेश तो देना ही नहीं है। निर्धारित सूचना का अनुसरण करने में बच्चों को सक्षम बनाना, ये भी नहीं करना है। एनसीएफ कहता है कि किसी भी जो न्यूज़ को शिक्षा मानने से बचना है। कक्षा में सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक का आगे आगे होना, ऐसी बातें भी नहीं है। तो इसमें पहला ऑप्शन जो ए ऑप्शन है इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। अर्थ बताना है। पहला है ऑप्शन बच्चों को नैतिक शिक्षा, बी ऑप्शन है बच्चों को शिक्षक का अनुमान और अनुकरण करने के लिए, नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। बच्चों को अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, हाँ ये तो सही लग रहा है, बी वाला। ए भी सही है, लेकिन अभी देखते। बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना, ये देखो थोड़ा सा जो क्वेश्चन है बुझाने वाला क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आप सभी लोग कौन सा लगाना है, सी ऑप्शन को करेक्ट लगाना है कि बच्चों को अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को क्या करना है, महत्व देना है। अगला क्वेश्चन है, यदि आप बच्चों को सिखाना चाहते हो तो बच्चों से सीखिए, यह इशारा करता है। हालांकि ये पॉइंट अभी मैं शुरू में बता ही चुका हूँ, तो बाल केंद्रित शिक्षा के अंत की ओर इशारा करता है। अगला है क्वेश्चन, एक बार केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं, क्या सीखते हैं इसको बताना है। वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में, ये रहेगा व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों में, या मुख्य रूप से शिक्षक से, या वैयक्तिक रूप से, या समूहों में। तो बाल जो है यहाँ पे रहेगा बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चा व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों में सीखता है। तो इसका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है, ये बताना है। गृह कार्य प्रदान करना पहला ऑप्शन है, बालक को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, ये भी ऑप्शन, बच्चों के अनुभव को प्राथमिकता देना, ये तीनों ऑप्शन सही है। नहीं, पहला ऑप्शन गलत है, बालक किसी सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, ये भी सही है। बाल केंद्रित शिक्षा कहता है कि बच्चों को गृह कार्य नहीं प्रदान करना है, उसको बिल्कुल मुक्त रूप से रखना है। इसमें ए ऑप्शन जो है गलत है, इसलिए नहीं भाई पूछा तो नहीं का प्रश्न, नहीं का उत्तर नहीं सही होगा। तो पहला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर इसका होगा। एनईपी 2020 का फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020। और एनईपी 2020 का फुल फॉर्म से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। यहाँ से मुख्य पॉइंट है, इसको देख लेते हैं। एनईपी निर्माण के लिए जून 2017 में, कब, जून 2017 में इसरो के पूर्व चीफ डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, ये भी प्रश्न पूछा जाता है किसकी अध्यक्षता में, तो के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, और इस समिति ने 2019 में एनईपी का मसौदा तैयार किया। तो प्रश्न पूछा जाता है कि ये किसकी अध्यक्षता में बनाया गया, तो के कस्तूरी रंगन, और कब से इसको बनाने के लिए तैयार किया गया, तो 2017, और कब बनकर के मसौदा तैयार हुआ, तो 2019 में। आगे देखते हैं। अच्छा, आज का सुविचार है, जो आदमी दूसरों की सिचुएशन को नहीं समझ सकता वो रिश्ता क्या निभाएगा। रिश्ता निभाने के लिए केवल अपना मकसद नहीं होना चाहिए। जो और एनईपी 2020 में
पहले MHRD जो था उसका नाम बदलकर एडुकेशन मिनिस्ट्री, ये भी कई प्रश्नों में कई एग्जाम में पूछा गया है। तो MHRD का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो एडुकेशन मिनिस्ट्री नाम इस समय कर दिया गया है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट पूछा जाता है। और अब तक यह 1968 और 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी। पहली शिक्षा नीति कब बनाई गई थी, तो 1968 में, दूसरी शिक्षा नीति बनाई गई थी 1986 में, और तीसरी शिक्षा नीति कौन सी है, तो NEP 2020। हालांकि छोटे छोटे सुधार होते गए, लेकिन अगर कहा जाएगा NEP 2020 कितनी बड़ी, कोई जो है अब तक कोई शिक्षा नीति नहीं थी। ये जो तीसरी शिक्षा नीति NEP 2020 की है, यह सबसे बड़ी शिक्षा नीति है। NEP 2020 के तहत केंद्र व राज्य के सहयोग से शिक्षा पर कितना खर्च करने की बात की गई है, GDP के 6%। ये बहुत ही अच्छी बात है कि शिक्षा पर खर्च करने की GDP का कुल 6% हिस्से के बराबर लक्ष्य रखा गया है। इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर खर्च करेगी। यानी जो है शिक्षा पर भारत में बहुत कम खर्च होता है। हालांकि NEP 2020 में 6% कहा गया, तो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। कैबिनेट द्वारा MHRD का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो एजुकेशन मिनिस्ट्री करने की मंजूरी दी गई है। 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता कितनी होनी चाहिए, तो 4 वर्षीय। यानी जो अब तक BEd किए हैं, ये अगर 2030 तक पा गए नौकरी तो पा गए, नहीं तो इनकी डिग्री बेकार मानी जाएगी। 2030 के बाद एकीकृत BEd डिग्री का होना अनिवार्य कर दिया गया है। NEP 2020 के तहत MPhil को समाप्त कर दिया गया है। और इसमें NEP 2020 में हर विशेष क्षमताओं वाले बच्चों की स्वीकृति, पहचान और उनके विकासशील प्रयास करना, ये शिक्षक और अभिभावकों को इन क्षमताओं के प्रति संवेदनशील बनाना, जिससे वे बच्चों के अकादमी और अन्य क्षमताओं के सर्वांगीण विकास पर पूरा ध्यान दिया जा सके। अगर NEP 2020 की बात करोगे, ये संपूर्ण जो है सर्वांगीण विकास पर ध्यान देता है। यानी बच्चों का विकास कैसा हो, सर्वांगीण हो, ना रटन पर ध्यान देता है, ना ही कोई चीज़ जो है रिगिड पर, बल्कि यह सर्वांगीण विकास पर। सर्वांगीण विकास मतलब होता है मेंटली विकास, फिजिकली विकास, नैतिक विकास, सभी विकास को लेकर होता है। लचीलापन, ताकि शिक्षार्थियों में उनके सीखने के तरीकों और कार्यक्रमों को चुनने की क्षमता हो। पहले क्या कर दिया जाता, घर वाले कहते बेटा मैथ लेना तो बेटा मैथ ही लेता था, साइंस लेना तो बेटा साइंस ही लेता था, बेटा तुम्हें आर्ट पढ़ना तो आर्ट ही पढ़ना पड़ता था। लेकिन इस समय NEP 2020 ने यह कहा कि बच्चे की मर्जी है, जो सब्जेक्ट मन करे वो सब्जेक्ट ले सकता है, और जब सब्जेक्ट मन करे वो सब्जेक्ट छोड़ सकता है और दूसरे सब्जेक्ट को ले सकता है। ये सब बहुत अच्छी बातें कही गई हैं इसमें। और NEP 2020 के तहत बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को सर्वाधिक प्राथमिकता देना है। इसमें बच्चों को FLN और भी कई सारी चीज़ें, इसमें प्रोग्रेस कार्ड, ये सब इसमें दिया जाने लगा है, जिससे ये है कि बच्चों को कम से कम 3 तक उसको छोटा मोटा पढ़ना, लिखना, गिनती ये सब आना चाहिए। ये सब बहुत अच्छी बातें कही गई है इसमें। और यह सभी बच्चे कक्षा 3 तक साक्षरता और संख्या ज्ञान जैसे सीखने के मूलभूत कौशलों को क्या कर सके, हासिल कर सके। ये सब बातें जो है इसमें कही गई है। सभी ज्ञान की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए एक बहुविधयक
दुनिया के लिए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी, खेल के बीच एक बहुविषयक और समग्र शिक्षा का विकास करना है। यानी इसमें एकीकृत शिक्षा की बात की गई है। क्या? एकीकृत की शिक्षा की बात की गई है। यानी अगर आप हिंदी पढ़ रहे हो तो दूसरा सब्जेक्ट भी उसी के अनुरूप होनी चाहिए, तीसरा सब्जेक्ट भी एक दूसरे के अनुरूप होनी चाहिए, चौथा सब्जेक्ट भी एक दूसरे के अनुरूप होना चाहिए। जैसे कोई भी सब्जेक्ट हो वह एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होना चाहिए। इसी को कहते हैं एकीकृत। जैसे अगर बच्चा हिंदी जान रहा तो मैथ भी हिंदी की तरह होना चाहिए, इतिहास भी हिंदी की तरह होना चाहिए। क्या पता जो मैथ उर्दू में लिखा गया है, हिंदी में लिखा गया है, इंग्लिश में लिखा गया है, सामाजिक विज्ञान अपने भाषा में लिखा गया, तो ऐसा नहीं। जबकि एनईपी 2020 बातें क्या करता है तो एकीकृत शिक्षा की बातें करता है। यानी सभी जो है शिक्षा जो भी देना हो सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो, यानी एक सब विषय दूसरे विषय को भी पढ़ने में सहायता प्रदान करे। अवधारणात्मक समाज पर जोर, इसमें जो है कॉन्सेप्चुअल सोच पर जोर दिया गया है, ना कि रटंत पद्धति पर। और केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई कराना ही नहीं है। अगर कहीं भी पढ़ाई के लिए परीक्षा के लिए पढ़ाई कराना, अंक के लिए पढ़ाई कराना, अच्छे अंक पाना है, दूसरे कंपटीशन कराना है, तो ये सब बातें जो है एनईपी 2020 नहीं मानती है। बच्चों को सिखाना है तो किस प्रकार सिखाना है तो अवधारणात्मक समझ, यहाँ पे समाज नहीं रहेगा, क्या रहेगा तो समझ रहेगा। अवधारणात्मक समझ पर आधारित इनको ज्ञान देना है। रचनात्मक और तार्किक सोच, तार्किक निर्णय लेने और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए जैसा पढ़ाना चाहिए। रचनात्मक यानी किसी भी चीज़ को हम कितनी बार से हल कर सकते हैं, किसी के बारे में कितनी ज़्यादा से ज़्यादा बार से सोच सकते हैं, कितने प्रकार से हम उनको पढ़ सकते हैं, कितने प्रकार से हम उनको समझ सकते हैं, कितने प्रकार से हम उसको प्रयोग कर सकते हैं, ये सभी बातें आती है रचनात्मक में। और तार्किक सोच यानी बच्चे किसी के बारे में या किसी चीज़ को कितने प्रकार से सोच सकते हैं, कितने तार्किक रूप हो सकते हैं लॉजिकल थिंकिंग की। और तार्किक निर्णय लेने में जैसे कोई भी बातें हो उसको तुरंत निर्णय ना लिया जाए, उसके पीछे कोई ना कोई कारण हो, ऐसा बच्चों के अंदर विकास होना चाहिए। नैतिकता, मानवीय और संवैधानिक मूल्य जैसे सहानुभूति, दूसरों के लिए सम्मान, यानी बच्चों के अंदर नैतिकता तो आ जानी चाहिए। ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जिससे बच्चों के अंदर क्या आ जाए, नैतिकता आ जाए। संवैधानिक मूल्य यानी जिस प्रकार इतिहास है, मतलब संविधान है, जिस प्रकार हम तो मानते हैं रामायण को दिखाया जाता है टीवी पर, उसी प्रकार संविधान के भी प्रोग्राम को टीवी पर दिखाना चाहिए, ताकि सभी लोग संविधान को जान सके और संविधान के बारे में समझ बन सके। कितने लोग तो जो मतलब काम करते हैं, कुकृत्य करते हैं, उनको संविधान के बारे में पता नहीं है, इसलिए कर देते हैं। अब कोई बच्चा सुन लिया मुझे बोलने की आज़ादी, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, और उसके आगे वह सुना ही नहीं कि बोलने पर जहाँ दूसरों की आज़ादी को ठेस पहुँचेगा वहीं मेरी आज़ादी खत्म हो गई। तो संविधान की समझ सबके अंदर होनी चाहिए। उसके बाद नवाचार को प्रोत्साहन देना चाहिए। नवाचार प्रोत्साहन मतलब जैसे इस समय डिजिटल ज़माना आया है तो डिजिटल ज़माना के रूप में उस बच्चे को रखना है, ना कि अभी पुराने रूप में रखना है। अगर देखोगे तो जो आस पड़ोस के बच्चे हैं वह हम लोगों से ज़्यादा जानकारी रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो है नए युग में पैदा हुए हैं और नए युग के साथ जी रहे हैं, और मोबाइल ऐसी चीज़ हो गई है जिसमें सभी जानकारी आपको मिल जाती है। एनईपी 2020 कहता है सहानुभूति, दूसरों के लिए सम्मान, यानी उनके अंदर कैसी भावना विकसित करना है एनईपी 2020 के तहत, तो सहानुभूति जैसा भावना करना है, सम्मान जैसी भावना, दूसरों के लिए सम्मान जैसा भाव उनको अंदर प्रकट हो, स्वच्छता, शिष्टाचार, लोकतांत्रिक भावना, यानी प्रजातांत्रिक भावना को नहीं बल्कि लोकतांत्रिक भावना को, सेवा की भावना,
यानी बच्चों के अंदर ऐसी भावना भरी जाए कि सेवा की भावना बनी रहे। सार्वजनिक संपत्ति के लिए वैधानिक चिंतन, यानी जो सार्वजनिक संपत्ति है उसके बारे में अच्छी से अच्छी जानकारी हो कि सबके लिए अच्छा है, इसको नुकसान ना पहुंचाया जाए। सार्वजनिक संपत्ति की समझ होनी चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति क्यों होती है उसके बारे में अच्छी तरह समझ होगी तो बच्चा खुद ही उस चीज़ को नहीं तोड़े फोड़ेगा। स्वतंत्रता को जानना चाहिए, जिम्मेदारी को समझना चाहिए, बहुलतावाद जैसा, समानता और न्याय, ये सब भावना जो है बच्चों के अंदर विकसित करने जैसी होनी चाहिए, एनईपी 2020 कहता है। एनईपी 2020 कहता है बहुभाषिकता और अध्ययन, यानी अध्यापन के कार्य में भाषा की शक्ति को प्रोत्साहन, यानी ऐसा ना हो कि बच्चा जो है एक ही भाषा को जानता हो। हालांकि भारत जो है यह क्या है, बहु भाषाओं का देश है, तो इसको कई सारी भाषा को पता होना चाहिए। जीवन कौशल जैसे आपसी संवाद, सहयोग, सामूहिक कार्य और लचीलापन, बच्चों के अंदर जो सहयोग, आपस में सहयोग कर से यानी कोलैबोरेट करके संवाद करना चाहिए। किसी भी से टॉपिक पर अपने दोस्त यारों के ग्रुप बना दीजिए, उस ग्रुप से बच्चे बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं। कोई एक टॉपिक दे दिया जाए, उस टॉपिक पर बच्चे आपस में क्या करें, संवाद करें। इससे आपस में भाईचारा, सामूहिक कार्य करने का और भी कई सारे पॉइंट उसको जो है सीखने में मदद मिलती है। सामूहिक कार्य और लचीलापन, पढ़ाई में कैसी होनी चाहिए, लचीलापन होना चाहिए और बच्चों को सामूहिक कार्य करने में प्रोत्साहन भी देना चाहिए। एनईपी 2020 के लिए सीखने के लिए सतत मूल्यांकन पर जोर, यानी बच्चों ने अब तक क्या सीखा है इसका बराबर जो है टेस्ट लेते रहना चाहिए। मतलब इसको जानते रहना चाहिए, डायग्नोस्ट करते रहना चाहिए कि निदानात्मक रूप से देखना जरूरी है कि बच्चों में प्रोग्रेस हो रहा कि उसी पर बच्चे अभी हैं। इसके बजाय कि साल के अंत में होने वाली परीक्षा केंद्रों में रखकर शिक्षण हो, आज की कोचिंग संस्कृति को भी बढ़ावा मिलता है। यानी इसमें यही कहा गया कि जो समेटिव असेसमेंट होता है, समेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, तो समेटिव असेसमेंट क्या होते हैं, जो साल के अंत में परीक्षा होते हैं, इसको समाप्त करके फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी बीच बीच में मूल्यांकन करते रहना, इस चीज़ को क्या मिल रहा है, बढ़ावा मिल रहा है। यानी ईपी 2020 के तहत जो है सतत मूल्यांकन के तहत फॉर्मेटिव असेसमेंट को क्या किया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है। यानी बीच बीच में जो है बच्चों का मूल्यांकन करते रहना चाहिए। तकनीक के यथासंभव उपयोग पर जोर, अध्ययन अध्यापन कार्य में भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने में, दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा को सुलभ बनाने और शैक्षणिक नियोजन और प्रबंधन में। यहाँ पे जो एनईपी 2020 कहता है जो नया तकनीक मतलब नई तकनीक आ रही है, श्रवणों के लिए कुछ आ रही है, मूक के लिए कुछ आ रही है, विकलांगों के लिए कुछ आ रही है, तो इन सभी पर जो यथासंभव उपयोग है उस पर जोर दिया जाए और उसी चीज़ के माध्यम से, जैसे बच्चा अगर सुनने में कम है तो उसको टीएलएम का प्रयोग किया जाए, देखने में असुविधा है तो टीएलएम का प्रयोग किया जाए। टीएलएम क्या है, तो शिक्षा में उपयोग किए जाने वस्तुओं को टीएलएम कहते हैं। और भाषा संबंधी भाषाओं को दूर करने में बच्चों की मदद करनी चाहिए। दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा जैसे को सुलभ बनाने में, जैसे अगर कोई भी शिक्षा 2 तल्ले या 1 तल्ले के ऊपर दी जा रही है, तो जो विकलांग बच्चों के लिए जो है फर्स्ट फ्लोर पर ही इनकी व्यवस्था शिक्षा की करनी चाहिए ताकि ये आसानी से आ जा सके। स्कूल शिक्षा से उच्चतर शिक्षा तक सभी स्तरों की शिक्षा पाठ्यक्रम में तालमेल, यानी सभी एक दूसरे से क्या हो, इंटीग्रेटेड हो, एकीकृत हो, संबंधित हो। तालमेल प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल तथा शिक्षा से। आगे लिखा गया है एनईपी 2020 सभी पाठ्यक्रम शिक्षण शास्त्र और नीति में स्थानीय संदर्भ की विविधता
और स्थानीय परिवेश के लिए एक समान, हमेशा ध्यान में रखते हुए कि शिक्षा एक समवर्ती विषय है। यानी इसमें शिक्षण शास्त्र या पाठ्यक्रम जो भी बनाना है बच्चों के अनुरूप ही बनाना है और बच्चे से डिफरेंट नहीं बनाना है। क्या पता बच्चा छोटा सा है और उसके लिए का जो पाठ्यक्रम बहुत हाई फाई बन गया तो उसके समझ में ही नहीं आएगा। आगे पॉइंट है, शैक्षिक निर्णयों के आधारशिला के रूप में पूर्ण समता और समावेशन, साथ ही शिक्षा को लोगों की पहुंच और सामर्थ्य के दायरे में रखना, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी छात्र शिक्षा पढ़ाने में सफलता हासिल कर सकें। अब इसमें देखो कि बच्चों को ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जो सबके समझ में आए, जो आयु के अनुरूप हो। ऐसा शिक्षा नहीं होना चाहिए जो उनको समझ में ना आए और उनकी एज के लोग जो है जान ना पाए। आगे देखते हैं, इस नीति के आधार सिद्धांत यानी कि 2020 के आधार सिद्धांत क्या है तो इसको देखते हैं। संरचनात्मक समझ पर जोर, यानी संरचनात्मक सोच को बढ़ाना है। संरचनात्मक सोच वो होता है जो किसी चीज़ को सोचने कई प्रकार से कर सकने सोचने। हम लोग जैसे अगर घर से स्कूल जाना है तो पैदल आते हैं, वो सब और भी प्रकार से सोच ले कैसे जल्दी जाना है, किस प्रकार से जा सकते हैं, कैसे मुड़े कैसे नहीं, ये सब जो है किसी चीज़ के बारे में अधिक से अधिक प्रकार से सोचना संरचनात्मक समझ कहलाता है और इस पर जोर देता है एनईपी 2020। रटंत्र प्रणाली को ख़त्म करना और केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई को भी क्या करना, ख़त्म करना है। यानी बच्चों को केवल परीक्षा के लिए नहीं पढ़ाना है या फिर केवल रटंत्र प्रणाली को ही नहीं करना है कि पहले, हालांकि 1-2 क्लास में तो रटंत्र प्रणाली का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो है एनईपी 2020 कहता है कि रटंत्र प्रणाली का प्रयोग नहीं करना है, बल्कि सोच को बढ़ाना है, समझ को बढ़ाना है। बहुभाषिकता और विविधता को प्रोत्साहन। बहुभाषिकता क्या होना चाहिए कि बच्चों को जो बहुभाषी होना चाहिए, कम से कम 2-3 लैंग्वेज बच्चों को जो है आनी चाहिए। विविधता को बढ़ावा, जैसे अगर देखोगे भारत एक दक्षिणी भारत अलग भाषा बोलती है, उत्तरी भारत अलग भाषा, मध्य भारत अलग भाषा, पूर्वी भारत अलग भाषा, तो सबका कल्चर और भाषा अलग अलग है। हालांकि ये सब आपस में क्या है, भाई भाई हैं। संविधान में ही कहा गया है कि जो भाईचारे की बंधुता होनी चाहिए। तो इस देश को मेंटेन करने के लिए, इस रूप को मेंटेन करने के लिए बच्चों को बहुभाषिकता होनी चाहिए और एक दूसरे के विविधता को पहचानना चाहिए। तो एक दूसरे से जब इंटरकनेक्टेड रहेंगे तो हर चीज़ को जान सकेंगे। बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ होते हैं। एनईपी 2020 यह भी बताया कि जो बहुभाषी होते हैं उनके संज्ञानात्मक लाभ, उच्च संज्ञानात्मक लाभ होते हैं। सीखने के लिए सतत मूल्यांकन पर जोर देना, इसमें बातें कही गई है, कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की बातें की गई है। यानी बच्चों की जो है समझ को बार बार मूल्यांकन करना चाहिए कि बच्चे में कितना विकास हुआ है या कहाँ से गड़बड़ी है। और इसके अंत में साल के अंत में परीक्षा वाले केंद्र को खत्म करके बीच बीच में ही मूल्यांकन करने की बात एनईपी करती है। आगे छात्रों की प्रोग्रेस के मूल्यांकन इवोल्यूशन परख नामक नए नेशनल असेसमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी। एक नाम बहुत सुनने में आया है परख, जो केवीएस में भी कई बार पूछा गया, और एक होता है एनएसी, नेशनल असेसमेंट सेंटर। नेशनल असेसमेंट सेंटर के तहत परख की स्थापना की जाएगी, जो एनईपी कहता है, जिससे छात्रों का प्रोग्रेस कार्ड दिया जा सके। प्रोग्रेस कार्ड क्या है, तो आपके 360 डिग्री का मूल्यांकन पूरा करता है। फिजिकल, संवेगात्मक, सामाजिक, नैतिक और जितनी भी सारी क्वालिटी है सभी का मूल्यांकन करके क्या दिया जाता है, प्रोग्रेस कार्ड दिया जाएगा। बच्चों की शिक्षा का माध्यम कम से कम क्लास 5 या 8 तक, उसके आगे घर की भाषा यानी मातृभाषा में
शिक्षा होनी चाहिए, या मातृभाषा या स्थानीय भाषा। अब की बार प्रश्न पूछा गया था सीटेट में कि मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 फरवरी को मनाया जाता है। 21 फरवरी को, ये पॉइंट याद रखना। और अब की बार प्रश्न पूछा गया था कि मातृभाषा जो है ये किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल जो है आर्टिकल 343 से 351 तक है, भाषा से संबंधित आर्टिकल। तो इस आर्टिकल को भी ध्यान रखना। इसमें बातें, और एक प्रश्न अब की बार सीटेट में पूछा गया था कि मातृभाषा के जो है जनक कौन है, तो जो महात्मा गांधी है। कौन है? महात्मा गांधी। और मातृभाषा दिवस कहेगा तो 21 फरवरी। ये दोनों क्वेश्चन अब की बार सीटेट में पूछे गए थे। और कम से कम किस क्लास तक मातृभाषा अनिवार्य होनी चाहिए, तो 1 से 5 तक अनिवार्य होनी चाहिए। हालांकि ऊपर भी मातृभाषा को किया जा सकता है। मातृभाषा या स्थानीय भाषा, इसने जो NEP 2020 के तहत कहा गया कि कक्षा 6 के लिए एक अतिरिक्त भाषा के रूप में शास्त्रीय भाषा यानी क्लासिकल लैंग्वेज का जो है उपयोग होना चाहिए। अगर क्लासिकल यानी शास्त्रीय भाषा कितनी है, तो 6 है। यानी अगर बच्चा कक्षा 6 में गया तो कम से कम एक शास्त्रीय भाषा जो है उसको अध्ययन करना पड़ेगा। शास्त्रीय भाषा कितनी होती है, तो 6 है। कौन कौन सी? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिया और संस्कृत। ये सभी भाषा कौन सी भाषा है, तो शास्त्रीय भाषा है। यानी बच्चा अगर कक्षा 6 में गया तो शास्त्रीय भाषा में से जो है शास्त्रीय भाषा में से एक भाषा लेना अनिवार्य है। आगे देखते हैं। माध्यमिक स्तर, इन सभी से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, इस चीज को ध्यान रखना। माध्यमिक स्तर पर एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में विदेशी भाषा जैसे कोरियन, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली और रूसी का अध्ययन यानी NEP 2020 के तहत जो विदेशी भाषा, इनमें से किसी एक भाषा का भी क्या करना है, अध्ययन करना है। इन भाषा का नाम भी कर लीजिए, क्योंकि इन भाषा से पूछ लेगा कि भाषा कौन कौन सी है, तो उसमें चाइनीज़ भी दे देगी, तो चाइनीज़ है नहीं। कौन कौन की है? कोरियन, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली और रूसी का अध्ययन। आगे देखते हैं। NEP 2020 की यह बताता है कि सीखना की कैसे सीखना है, इस हिसाब से पढ़ाना है, ना कि रटन प्रणाली पर। मानकीकरण से लचीलापन यानी स्टैंडर्डाइजेशन टू फ्लेक्सिबिलिटी, यानी किसी चीज़ को आपको रटवाना नहीं बल्कि उसको समझ से समझाना है। किसी चीज़ को बच्चा समझ नहीं पा रहा तो उसको अच्छे से प्रेम से समझाइए, ना कि ज़बरदस्ती करके। आगे, पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को प्रत्येक सब्जेक्ट में कम करके इसे बेहद बुनियादी चीज़ों पर केंद्रित किया जाएगा। NEP 2020 कहता है कि जो सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट, इसको सीमित किया जाए और बच्चों पर बोझ बहुत ज़्यादा रहते हैं तो उस बोझ को भी क्या किया जाए, कम किया जाए, ताकि बच्चे की जो है विकास, फिजिकल विकास भी हो सके। अगर स्कूलों में देखोगे तो बच्चे बहुत बड़े बड़े बैग लेकर जाते हैं, जिससे समझो उनकी विकास जो है क्या हो जाती है, कम हो जाती है, शरीर ग्रोथ नहीं कर पाएगा। अब बचपन से ही इतना लोड पीठ पर दे दिया जाता है कि वो बिल्कुल परेशान हो जाता है और ढोके ले जाता है, ढोके ले आता है, जिससे उसका फिजिकल विकास नहीं हो पाता। इसीलिए NEP 2020 कहता है कि विषय वस्तु को कम किया जाए और बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। हालांकि बुनियादी शिक्षा के भी जो प्रवर्तक पूछेगा तो महात्मा गांधी ही हैं। और NEP 2020 कहता कि आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा दिया जाए, खोज आधारित चर्चा आधारित शिक्षा होनी चाहिए, विश्लेषण आधारित होनी चाहिए। ये सभी जो है ऐसे ही अधिगम होना चाहिए। विश्लेषण मतलब कोई टॉपिक दे दिया जाए, उस पर बच्चा सोचे, विचारे
और अपने हिसाब से कुछ उसका चीज़ें निकाल कर ले आए। खोज आधारित यानी उस बच्चों को कोई चीज़ खोजने के लिए दे दिया जाए, अगर बच्चा खोज के उसका आंसर या हर चीज़ ले आएगा तो उसके बारे में वह कुछ ना कुछ सीखेगा। आलोचनात्मक चिंतन, आलोचनात्मक मतलब केवल बुरा ही चीज़ नहीं है, जबकि उसके अच्छाई के बारे में भी अच्छाई को खोजना आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तक के स्कूल के क्यूरिकुलम यानी पाठ्यक्रम में कमी किया जाए। पाठ्यक्रम लचीलापन होना चाहिए, रिगिड नहीं होना चाहिए और रटकर सीखने के बजाय रचनावादी सीखने पर जोर देना चाहिए। बच्चों को रटवाना नहीं है, जबकि समझ के अनुसार उसको बच्चों को करना है, सिखाना है। मेरी एक मैम हुआ करती थी, वह बहुत मस्त से कहानी सुना करके हर चीज़ को सिखाती थी। बचपन का दौर ही कुछ और था, अब क्या करोगे, टेंशन का दौर है। बचपन का कुछ दौर ही अलग था, अब क्या है, अब टेंशन का दौर है। इसीलिए एनईपी 2020 क्या कहती है कि बच्चों को जो है रटन प्रणाली को ना दे करके समझ पर देना चाहिए। साथ साथ स्कूल की नेशनल बुक में भी बदलाव होने चाहिए। एनईपी 2020 कहता है हल्का लेकिन कड़ा विनिमय, लाइट बट टाइट रेगुलेशन, यानी जो है यह बस्ते की कमी के बारे में करता है और शिक्षा अच्छी से अच्छी प्रदान हो। परामर्श के लिए एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना करना। एनईपी 2020 कहता है कि परामर्श यानी बच्चों को कुछ पूछना हो तो उसके लिए एक जो है राष्ट्रीय मिशन की स्थापना करनी चाहिए। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020, विजन ऑफ एनईपी 2020 यानी एनईपी 2020 के दृष्टिकोण, एक शिक्षा प्रणाली जो सभी गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करके मौलिक अधिकारों, कर्तव्यों और संवैधानिक मूल्यों के प्रति सम्मान की गहरी भावना को विकसित करता हो। अपने देश के साथ संबंध, एक बदलती दुनिया में अपनी भूमिका और जिम्मेदारी के प्रति जागरूकता बढ़ाने जैसी जो है बातें हों, ये एनईपी 2020 का दृष्टिकोण है। अब जो स्कूल है वह कैसे कैसे शिक्षा दी जाती है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखोगे पहले जो शिक्षा दी जाती थी 10+2 पर दी जाती थी, जो कि 6 से 18 तक, यहाँ पे 6 से 18 तक के वर्ष तक के बालकों को यह शिक्षा दी जाती थी। हालांकि इस समय क्या है, तो अब बच्चा 3 साल में ही स्कूल में आ जाएगा। पहले बच्चा कितने साल में जाता था, 6 साल में, और 6 साल से 18 साल तक बच्चा रहता था। हालांकि अब 3 साल से जाएगा और 18 तक ही रहेगा। पहले 10+2 पर बातें थी, किस पर, 10+2 पर थी। अब 5, एक क्रम याद रखना, 5+3, 5+3+3+4। अब इस चीज़ को हम समझ लेते हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसको समझ लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। अगर कहेगा वर्तमान शिक्षा नीति क्या है, तो 5+3+3+4। 5 में क्या है, तो बच्चा 3 साल से ही स्कूल में आ जाएगा और 6 मतलब 3 से 6 साल तक बच्चा आंगनवाड़ी, जिसे प्री स्कूल या बाल वाटिका के नाम से जानते हैं, इसमें बच्चा पढ़ेगा। इसमें बच्चा चाहे जो भी मन करेगा वो ड्रेस पढ़ के आ जाएगा, इस पर कोई पाबंदी नहीं होगी। जो मन करेगा मिट्टी में खेलेगा, जो मन करेगा तोड़ेगा फोड़ेगा, इसमें कोई रुकावट नहीं। नो एग्ज़ाम, कुछ भी इसमें नहीं होता। बस इसमें बच्चा आएगा और एंजॉय अपना करके घर को चला जाएगा। इसमें बच्चा इसलिए ऐसा किया गया है ताकि बच्चा स्कूल से लगाव हो सके। आगे की जो 2 साल है यानी फर्स्ट और सेकंड में जाएगा, यानी इसमें बच्चा जो है कितनी उम्र का हो जाएगा, 8 साल का। 3 से आया तो 3, 4, 5, 6, 3 साल बाल वाटिका में रहेगा और 2 साल फर्स्ट और सेकंड क्लास में जाएगा। इसको इतने में उसको पता ही नहीं चलेगा कब वो फर्स्ट और सेकंड क्लास में चला गया है।
हर एक पॉइंट को यहाँ नोट कर लेना। और इस स्टेज को फाउंडेशनल स्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं? फाउंडेशनल स्टेज कहते हैं। यानी जो 5 है ये फाउंडेशनल स्टेज है। और इसमें बच्चा जो है 3 साल पे बच्चा स्कूल आ जाएगा। और 3 से 6 साल तक बच्चा आंगनवाड़ी यानी बाल वाटिका में रहेगा। और 6 के बाद 8 साल तक बच्चा फर्स्ट और सेकंड क्लास में चला जाएगा। उसके बाद आता है प्रीपेटरी स्टेज। कौन सी? प्रीपेटरी स्टेज। इसमें बच्चा 3 साल रहता है। कितने साल? 3 साल। 8 के बाद 9, 10, 11 यानी 3, 3, 4 और 5 यानी बच्चा जो है प्रीपेटरी स्टेज में 11 साल तक 5वीं कक्षा में पहुंच जाएगा। उसके बाद आता है मिडिल। क्या आता है? मिडिल। जो 3 है, ये भी कितना है? तो 3 है। 5 + 3 3 है ना, तो इसमें भी 3। और इसमें बच्चा जो है 6, 7, 8 कितने में? 6, 7, 8। और इसमें बच्चे की उम्र कितनी हो जाएगी? 11 से 14 साल। यानी बच्चा जब 8वीं क्लास में जाएगा तो 14 साल का हो जाएगा। और इस एज जो है स्टेज को मिडिल स्टेज कहते हैं। उसके बाद सेकेंडरी में जाएगा। 4 जो है 5 + 3 3 4 है ना, तो अगला जो स्टेज लास्ट वाला है 4 में, इसमें बच्चा 14 से 18 साल तक रहेगा। यानी बच्चा 14 से 18 साल तक किस में रहेगा? सेकेंडरी स्टेज में आता है। और इसमें बच्चा 4 साल रहेगा। और 9, 10, 11 और 12 तक इसमें पढ़ेगा। तो प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कि नई नीति 2020 के तहत कौन सी पद्धति लागू है? तो 5 + 3 + 3 + 4। पहले कौन सी थी? तो 10 + 2 थी। और जो अब बांटी गई है शिक्षा नई नीति 2020 के तहत, पहली फाउंडेशनल स्टेज होती है जो शुरू के 5 साल। उसके बाद प्रीपेटरी स्टेज जो शुरू के मतलब 5 साल के बाद यानी 8 से 11 साल तक। और 11 से 14 साल तक मिडिल स्टेज में होता है। और 14 से 18 साल तक बच्चा सेकेंडरी में होता है। पहले बच्चा कितनी उम्र में आता था? तो 6 साल में आता है। अब कितने साल में बच्चा स्कूल आ जाएगा? तो 3 साल से ही बच्चा स्कूल आ जाएगा। ये जो 3 साल है इसको आंगनवाड़ी, प्री स्कूल या बाल वाटिका कहते हैं। यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। हर एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, जरूर याद रखना है। अब यहाँ पे ECCE यानी 8 साल, इसको 5 साल यानी बाल वाटिका या आंगनबाड़ी और प्रीपेटरी, इन सारे चीज़ों को हम समझा दिए। और इसमें कितने घंटे पढ़ाए जाएंगे? तो 4 घंटे। और टीचर स्टूडेंट का रेशियो कितना रहेगा? तो 20:1 रहेगा इस यानी फाउंडेशनल स्टेज में। और उसके बाद ECCE ये सारे चीज़ हमने बता दिए। हाँ, यहाँ तो थोड़ा सा और बढ़िया से दिख रहा है, तो यहाँ से वही चीज़ें। पहला फाउंडेशनल 5 साल, प्रीपेटरी 3 साल, मिडिल 3 साल और सेकेंडरी 4 साल। जो बच्चा शुरू में 5 साल रहता है यही है। इसको फाउंडेशनल को कितने भी पार्ट में बांटा गया? 2। एक बाल वाटिका और एक जो है क्लास और फर्स्ट जिसको प्रीपेटरी जो है। उसके बाद प्रीपेटरी 3 से 5। वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत यानी वाइगोत्स्की सोशियो कल्चर थ्योरी। वो वाइगोत्स्की कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो रूसी मनोवैज्ञानिक थे। और इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है क्या? तो यानी बच्चे समाज से ही इंटरेक्ट करके सारी चीज़ों को सीखते हैं। वाइगोत्स्की महोदय ने यही बताया। और जो वाइगोत्स्की महोदय हैं यह एक सामाजिक रचनावादी थे।
कई सारे पॉइंट यहीं से प्रश्न जो है सीटेट में पूछे गए अभी हाल ही में जो हुए हैं। तो ये सभी से आप सभी लोग नोट्स भी बना सकते हैं, ऐसा पीडीएफ बनाया गया है। वाइगोत्स्की कैसे मनोवैज्ञानिक थे? तो रचनावादी थे और यह एक सामाजिक सृजनवाद के जनक भी थे। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है कि वाइगोत्स्की किस चीज़ के जनक हैं? तो सामाजिक सृजनवाद के जनक भी हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, इस चीज़ को याद रखना है। वाइगोत्स्की के अनुसार विकास एक सतत प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। वाइगोत्स्की ने बताया कि विकास क्या है? तो सतत प्रक्रिया है और जीवन भर क्या करती है? चलती रहती है। और इन्होंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी लाइन है कि इन्होंने बताया कि बच्चे द्वारा अपने ज्ञान का सृजन किया जाता है, यानी बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। कैसे करते हैं? स्वयं करते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार किसी बच्चे का विकास सामाजिक स्थिति में ही संभव है। अगर कहीं भी सामाजिक शब्द दिख जाएगा तो वहाँ देखते ही किसको लगाना है? वाइगोत्स्की महोदय में टिक करना है, क्योंकि सामाजिक विकास किस मनोवैज्ञानिक ने बताया है कि बच्चे करते हैं? तो वाइगोत्स्की महोदय। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चे अपने समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया करके सीखते हैं। वाइगोत्स्की महोदय ने इसके 3 पहलू बताए हैं। कौन कौन से हैं? इन तीनों पहलू को भी याद रखना है। सोशल इंटरेक्शन, लैंग्वेज और कल्चर, यानी बच्चे जो है भाषा का विकास या अपने ज्ञान का सृजन समाज से ही करते हैं। जैसे समाज रहेगा उसी हिसाब से वह बच्चा भी रहेगा, और जो वहाँ की भाषा रहेगी वही भाषा बच्चा सीखेगा, और जो समाज की संस्कृति रहेगी उसी संस्कृति को भी वह एक्सेप्ट करेगा। इन्होंने बताया कि सोशल, लैंग्वेज और कल्चर एक दूसरे से इंटरेक्ट करके बच्चे जो है क्या करते हैं? सीखते हैं। जैसे कोई भी बच्चा शुरू से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कुछ नहीं पैदा होता है, जबकि उसको समाज द्वारा हिंदू, मुस्लिम या कुछ भी दिया जाता है, और जैसे वहाँ की संस्कृति रहेगी उस संस्कृति को ही एक्सेप्ट करता है। जो वहाँ की भाषा रहेगी उसी भाषा को एक्सेप्ट करेगा, और जो वहाँ का सामाजिक दशा उस दशा को भी उसी प्रकार ग्रहण करता है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है कि वाइगोत्स्की का मानना है कि जो भाषा के विकास सामाजिक अंतःक्रिया से होता है, यानी भाषा के विकास कैसे होता है? सामाजिक अंतःक्रिया से होता है। आगे देखते हैं। ये 3 वर्ड को बिल्कुल याद रखना है। ये 3 वर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इन 3 वर्डों से भी प्रश्न पूछा जाता है। एक होता है ZPD, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। सारे पॉइंट को याद रखना है, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसमें कॉन्सेप्ट के भी देखेंगे और प्रश्नों को भी हल करेंगे जो PYQ में पूछे गए हैं। एक वर्ड होता है स्कैफोल्डिंग, इसको पाड़ या ढांचा कहते हैं, और एक वर्ड होता है MKO। तो जो है वाइगोत्स्की महोदय ने तीन वर्ड्स दिए, एक ZPD, एक स्कैफोल्डिंग, एक MKO। ZPD का फुल फॉर्म है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। स्कैफोल्डिंग को हिंदी में कहते हैं पाड़ या ढांचा, और एक वर्ड है MKO। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। जो यहाँ पे रहेगा ZPD, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। हिंदी में इसे कहते हैं समीपस्थ निकट विकास का क्षेत्र। इसमें बच्चा क्या होता है? इसमें वास्तविक विकास के स्तर तक संभावित विकास के स्तर के बीच के अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, अगर कोई भी बच्चा है जो 70 नंबर की उसके पास नॉलेज है, लेकिन पास होने के लिए जो है 90 अंक चाहिए,
और किसी के सपोर्ट से वह 120 अंक पा गया। तो इन दोनों का जो डिफरेंट है इसी को हम ZPD यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। और बच्चा को कुछ सिखाने के लिए जो सिखाता है वह क्या होना चाहिए, यम के ओ होना चाहिए। इसके पहले थोड़ा सा हम यहाँ देख लेते हैं। जो बच्चों को सपोर्ट देने वाले होंगे वो यम के ओ होंगे। यम के ओ के अंतर्गत कौन कौन आ सकते हैं, तो पेरेंट्स, टीचर, फ्रेंड्स। यानी जैसे छोटा बच्चा है, इसको अभी एग्जाम्पल समझते हैं। छोटा बच्चा चम्मच को नहीं पकड़ पा रहा है तो उसको मम्मी पकड़ के सिखा रही, बेटा ऐसे पकड़ के चम्मच को पकड़ते और खाते हैं। जैसे यहाँ पे बच्चे जो है साइकिल नहीं चला पा रहा है तो उसकी मम्मी जो है सिखा रही, बेटा ऐसे साइकिल को चलाते हैं। तो यानी यम के ओ का फुल फॉर्म होता है मोर नॉलेज अदर। यानी आपको जो सपोर्ट करेगा वह कैसा होना चाहिए, यम के ओ होना चाहिए, यानी आपसे ज़्यादा जानकार होना चाहिए। ये सभी वर्ड पूछे जाते हैं, डायरेक्ट फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। उसके बाद इसके फोल्डिंग, जिसे पाड़ या ढांचा, ये क्या है, तो वयस्क द्वारा दी जाने वाले सपोर्ट को इसके फोल्डिंग यानी पाड़ या ढांचा कहते हैं। जैसे यहाँ बच्चा जो है चम्मच पकड़ नहीं पा रहा तो मम्मी उसको सिखा रही है, तो यानी जो वयस्क द्वारा सपोर्ट दी जाती है उसे क्या कहा जाता है, इसके फोल्डिंग यानी पाड़ या ढांचा कहा जाता है। वाइगोत्स्की महोदय ने भाषा पर कुछ विचार प्रकट किए हैं। ये भी डिट्टो लाइन पूछ ली जाती है एग्जाम प्रश्न में, तो देखते हैं भाषा पर इनके विचार। इनके अनुसार भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं लेकिन बाद में एक साथ हो जाते हैं। ये प्रश्न जो है, ये पॉइंट कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि क्या भाषा चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं। हाँ, तो भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं लेकिन बाद में जो है एक साथ हो जाते हैं। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है। जो अगले लाइन है, वाइगोत्स्की ने कहा कि पहले भाषा आती है बाद में विचार आते हैं। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है कि किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि पहले भाषा आती है और बाद में विचार आते हैं। तो वाइगोत्स्की महोदय के अनुसार पहले भाषा आती है बाद में विचार आते हैं। वाइगोत्स्की महोदय ने भाषा के तीन रूप बताए हैं, एक सोशल स्पीच, एक प्राइवेट स्पीच और एक साइलेंट इनर स्पीच। सोशल स्पीच क्या होती है, तो बच्चा जो समाज में रहता है, समाज में रह करके एक दूसरे से बातें करता है। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं अपने आप से कुछ ना कुछ बच्चों से बोलते रहते हैं, उसको हम कहते हैं सोशल स्पीच वाइगोत्स्की के अनुसार। एक होता है प्राइवेट स्पीच, यानी बच्चा अकेले रहेगा, कुछ ना कुछ बोलते रहता है, बुदबुदाते रहता है और कभी कभी ऐसी बातें बोल देता सबको समझ में नहीं आता, अरे ये कैसे बोल दिया। तो जैसे यहाँ पे छोटा सा बच्चा है, गाड़ी को चला रहा मस्त से और गाड़ी को चलाते हुए कुछ ना कुछ बोलता रहता है, इसे यानी अकेले बातें करते रहता है, इसी को कहते हैं प्राइवेट स्पीच। एक होता है साइलेंट इनर स्पीच, यानी एक प्रश्न पूछा जाता है, फेवरेट क्वेश्चन है सीटेट का, कि एक लड़की जो कपड़ा तह करते हुए कुछ बातें कहती है, बुदबुदाती है, तो यह किसके अंतर्गत आएगा, तो साइलेंट इनर स्पीच के अंतर्गत आएगा या जो है वाइगोत्स्की महोदय के अनुसार। और उसी को पूछेगा कि जीन पियाजे के अनुसार कैसी आती है, तो उसको वहाँ पे देखेंगे। हालांकि बच्चा जो लड़की कपड़ा तह करते हुए अपने आप से बातें करती, यानी वह सोचती है किस प्रकार इसको रखा जाए, तो ये जो है इनके वाइगोत्स्की महोदय के अनुसार साइलेंट इनर स्पीच के अंतर्गत आएगी। अब इनके कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं जो PYQ में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, भाषा के विकास में आंतरिक भाषा की अवधारणा किसके द्वारा आरंभ की गई थी। तो आंतरिक भाषा अभी शुरू में ही इसके जस्ट पहले ही देखे, साइलेंट इनर, प्राइवेट स्पीच, ये सब। तो इसमें जो वाइगोत्स्की महोदय यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है,
निकटवर्ती विकास का क्षेत्र जिसको हम कहते हैं स्कैफोल्डिंग, नहीं, जिसको हम कहते हैं ZPD, क्या कहते हैं, ZPD, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र। यह क्या है, तो उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव हो, उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता हो, ये तो हो ही नहीं सकता। एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं, थोड़ा सा ये सही है। उसे सीखने के बिंदु को जब सहयोग नहीं, तो इसमें फर्स्ट और सी में थोड़ा सा है, तो इसको मैं अच्छी तरह देख लेता हूँ। उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव हो, हाँ, तो यही जो है सही है, क्योंकि बच्चा कितना विकास कर सकता है और सहयोग होने के बाद कितना विकास कर सकता है, इन दोनों का जो अंतर होता है उसी को क्या कहते हैं, ZPD, निकटवर्ती विकास क्षेत्र का संदर्भित क्या करता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जा सकता है। अब लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बोला है, तो अपने आप क्या कर दो, सामाजिक पारस्परिक क्रिया, उद्दीपन होगा ही नहीं, अनुकूलन होगा नहीं, पुरस्कार दंड होगा नहीं। अगर पुरस्कार दंड आता है तो देखते ही लगाना गुथरी महोदय को, अनुकूलन आता है तो स्किनर महोदय को लगाना है, और उद्दीपन अनुक्रिया आता है, ये भी जो है स्किनर महोदय को लगाना है। हालांकि वाइगोत्स्की के अनुसार बातें करता है तो सामाजिक पारस्परिक क्रिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें वाइगोत्स्की के अनुसार क्या कहते हैं। तो भ्रांत वार्ता नहीं, समस्यात्मक नहीं, अहम केंद्रित नहीं। अहम केंद्रित अगर बातें आएगा तो जीन पियाजे महोदय सही होंगे, तो इसमें व्यक्तिगत वार्ता यानी प्राइवेट स्पीच आंसर सही होगा, क्योंकि इसके जस्ट पहले अभी हम लोगों ने पढ़ा ही कि वाइगोत्स्की के अनुसार 3 भाषा है, प्राइवेट, साइलेंट और सोशल। अगला है क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है। तो संतुलन तो है ही नहीं, संतुलन जहाँ आएगा पियाजे को लगाना है। मानसिक प्रक्रियाओं है ही नहीं, उद्दीपन ये सब दिखेगा तो स्किनर को लगाना है। तो सामाजिक अन्योन्य क्रिया यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वाइगोत्स्की महोदय ने समाज से ही इंटरेक्ट करके बच्चों को बताया है कि वही सीखते हैं। आगे देखते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये देखते ही टिक लगा दो, जो है वाइगोत्स्की महोदय हैं। अल्बर्ट बंडूरा है ही नहीं, पियाजे है ही नहीं, स्किनर है ही नहीं, तो ZPD वर्ड किसने दिया है, तो वाइगोत्स्की महोदय। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, निकट विकास के क्षेत्र की अवधारणा का प्रस्ताव किसने रखा। यानी ZPD, वही जो इसके पहले प्रश्न है वही वाला है, तो लेव वाइगोत्स्की, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो आज का सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वाचिंग। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करेंगे प्रतिभाशाली बालक। यहाँ से भी प्रश्न 1-2 जो है सीटेट में देखने को मिल जाते हैं, और इस सेशन में हम कुछ जो है कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे और P/Q को भी हम देखेंगे। कॉन्सेप्ट को प्लस P/Q दोनों को देखेंगे, जिससे ये पता लगेगा कि हाँ, हम लोग जो पढ़ रहे हैं क्या एग्ज़ाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। ये तो श्योर है कि आएगा, तो आएगा, ज़रूर आएगा, लेकिन किस प्रकार से प्रश्न आएगा उसको देखने के लिए भी ये जो है आज के सेशन में हम कॉन्सेप्ट और P/Q दोनों को देखेंगे। और आपको जानकर खुशी होगी कि सीटेट की बुक जो CDP या पेडागोजी की जो होती है वो जल्द ही आप सभी को मिल जाएगी PDF के रूप में, और बाकी सारी जानकारी तो इसमें दिया ही है। और आप हमारे इस YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं, विजय एकेडमी @ देख ले और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। हम बीच में बार बार नहीं कहते हैं, ताकि आपको सीटेट तक ये पूरा कंप्लीट सेशन चलता रहेगा, और हर एक पॉइंट को, यानी जो एग्जामिनेशन को पूछे जाते हैं, हर उस पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे, हर उस मेन पॉइंट को देखेंगे,
ताकि आप लोगों का जो सीटेट का एग्ज़ाम है आसानी से क्रैक हो सके। तो कंप्लीट सीडीपी क्या मतलब कई सारे सब्जेक्ट का इस पे जो आपको तैयारी की जाएगी। तो इस से जुड़ने के लिए आप यूट्यूब को जो है सब्सक्राइब कर लें। तो आगे चलते हैं, अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। हालांकि आज तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी रुकना नहीं है, क्योंकि कितने बच्चों का अगर सीटेट पास नहीं होता है, परेशान रहते हैं, तो उन सब में हम मदद करने के लिए अपनी जी जान लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज का सेशन किस पर होने वाला है? प्रतिभाशाली बालक यानी गिफ्टेड चाइल्ड। प्रतिभाशाली बालक यानी गिफ्टेड चाइल्ड क्या होते हैं? तो ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 130 प्लस यानी 130 से अधिक होती है, उन बालकों को प्रतिभावान बालक या जो प्रतिभावान बालक की श्रेणी में रखा जाता है। यानी 130 प्लस जो बुद्धि लब्धि जिस बालक की है उसे प्रतिभाशाली बालक कहा जाता है। टर्मन महोदय के अनुसार प्रतिभाशाली बालक शारीरिक विकास, शैक्षिक उपलब्धि, बुद्धि और व्यक्तित्व में वरिष्ठ होते हैं। इनका डेफिनेशन भी याद कर लेना है, क्वेश्चन जो है डेफिनेशन से डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है। तो टर्मन के अनुसार आगे देखते हैं, यदि प्रतिभाशाली बालक के लिए यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करते हैं और ऊब जाते हैं। यहाँ पे क्या रहेगा? और ऊब जाते हैं और ऊब जाते हैं। इसलिए हर बच्चों को ध्यान में रखकर आपको पढ़ाना है। आगामी टीचर बनने वाले हैं तो हर चीज़ को ध्यान में रखना कि बच्चे का एक्सप्रेशन कैसा हो रहा है, बच्चा पढ़ने में इंटरेस्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा है, क्योंकि कुछ सभी बालक अपने आप में विशेष होते हैं। तो हर बालक की क्वालिटी अलग अलग होती है। तो हर बालकों की हर क्वालिटी को देखते हुए आपको जो है टीचिंग करना है। तो अगर प्रतिभाशाली बालक हैं तो उसमें अगर उसे अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो वह कम प्रेरित हो जाता है और बदमाशी तब यही सारे बच्चे करते रहते हैं। आगे देखते हैं, स्किनर व हैरीमैन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। इन सभी विशेषताओं को देखते हैं और विशेषताओं से ही क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। जैसे कि बता दें, आज तबीयत ठीक नहीं है, इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज इधर उधर हो जाएगा, तो बट थोड़ा सा मैनेज करूँगा, कोशिश करूँगा कि इधर उधर ना हो। प्रतिभाशाली बालक में मानसिक प्रक्रिया में तीव्रता होती है। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं इनकी मानसिक प्रक्रिया में क्या होती है? तीव्रता होती है। यानी किसी भी काम करने के लिए तीव्र होते हैं, तत्पर होते हैं, और किसी भी चीज़ कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स ये सब करने के लिए इनकी जो है मानसिक प्रक्रिया बहुत तेज़ी से होती है। अमूर्त विषयों में रुचि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वह अमूर्त चीज़ों में रुचि रखते हैं, कहानियों में सोचते हैं, अमूर्त चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं। ये सब जो है प्रतिभाशाली बालक के गुण होते हैं। सामान्य अध्ययन में रुचि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं सामान्य अध्ययन में भी रुचि रखते हैं। सामान्य अध्ययन में रुचि के अलावा हर चीज़ों को कई प्रकार से सोचने, विचारने, समझने की क्षमता भी होती है, और ये जो है ज़्यादा इधर उधर की जो नॉलेज होती है उसमें जो है रुचि लेते हैं। आश्चर्यजनक अंतर्दृष्टि का प्रमाण। आश्चर्यजनक अंतर्दृष्टि यानी ये सब ऐसे ऐसे चीज़ें खोज लेते हैं कि मतलब लगता है कि अरे ये कैसे हो गया, ये बालक इतना कैसे सोच सकता है। जैसे नहीं कभी कभी देखे होंगे छोटे बालक जो होते हैं रास्ते में बुदबुदाते हुए जाते हैं और कुछ कुछ ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं कि जो मतलब माथा घूम जाता है, आखिर इन्हें सिखाया कौन है। तो जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनके अंदर क्या पाई जाती है? अंतर्दृष्टि का प्रमाण पाया जाता है। अध्ययन में अद्वितीय सफलता। अध्ययन में अद्वितीय सफलता यानी
हालांकि बालक तो सभी अपने आप में विशेष होते हैं, लेकिन इनके अंदर कुछ और भी विशेषता होती है और अध्ययन में ये टॉप पर रहेंगे और इनकी मौलिकता यानी सोच वगैरह कुछ डिफरेंट ही रहेगी और एक अलग ही पढ़ाने में फीलिंग आएगी इन बच्चों को। विशाल शब्दकोश, ये सब जो विशाल शब्दकोश के साथ ही पैदा होते हैं। प्रतिभाशाली बालकों के अंदर बहुत सारी चीज़ की जानकारी रहती है, डिक्शनरी याद रहेगी, बहुत सारे वर्ड याद रहेंगे, बहुत सारी जानकारी अपने आप से ही याद रहेगी। दैनिक कार्यों में विभिन्नता, जैसे हम लोग कार्य करते हैं बहुत नॉर्मली करते हैं और नॉर्मली नहीं करेंगे तो मम्मी पापा तोड़ पाड़ के सही कर देंगे। और सबसे ज़्यादा डर तो भाई से लगता है, अगर बड़ा भाई हो या बड़ी बहन हो तो मुझे तो बहुत पीटते थे। हालांकि उसी का परिणाम है कि आज मैं आप सभी के लिए ये काम कर पा रहा हूँ। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो अगर देखोगे डॉक्टर सोचता है मरीज यानी व्यक्ति बीमार हो तो इलाज हो, वकील सोचता है हर व्यक्ति में लड़ाई हो तो मेरे पास आए, जबकि टीचर एक ऐसा बंदा है जो सोचता है कि बच्चा कितना पढ़ा लिखा हो ताकि बच्चे आएँ। तो किस चीज़ से क्या लाभ हो रहा है, किसको कितना लाभ हो रहा है, उस चीज़ को मायने रखता है। तो दैनिक कार्यों में विभिन्नता यानी उनकी जो कि दैनिक कार्य रोज डेली का काम होता है उसमें अनूठापन रहेगा, विभिन्नता रहेगा। मानसिक प्रक्रिया में तीव्रता, वही बातें हैं। अधिक महत्वाकांक्षी यानी ये हर चीज़ के लिए लालायित रहेंगे, लालसापूर्ण रहेंगे, कोई फंक्शन रहेगा उसमें ज़्यादा प्रतिभाग करेंगे, अपना अच्छा से अच्छा बेस्ट करने का प्रयास करेंगे। अधिक महत्वाकांक्षी, महत्वाकांक्षी मतलब हर चीज़ को जानने की इच्छा, पाने की इच्छा, करने की इच्छा, ये। और इनकी सबसे बड़ी, ये कई बार प्रश्न पूछा गया, इनकी बुद्धिलब्धि कितनी होती है, तो 130 से अधिक होती है। आश्चर्यजनक अंतर्दृष्टि, और इनके जो विचारों में सृजनात्मकता पाया जाता है। सृजनात्मकता क्या होता है, तो किसी भी चीज़ के बारे में नवीन रूप से सोचना, नए ढंग से काम करना, नए ढंग से उसे प्रस्तुत करना, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, सृजनात्मकता के अंतर्गत आते हैं। तो ये सब सारे सृजनात्मकता के सारे गुण जो है प्रतिभाशाली बालक में पाए जाते हैं। कुछ भी करने की उत्सुकता, कुछ भी करने की उत्सुकता मतलब जिससे उन्हें खुशी मिलती है, यानी जोड़ घटाना, गुणा भाग, यानी कुछ भी करना हो वो तुरंत उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे और उनके अंदर अजीब सी उत्सुकता पाई जाएगी। जैसे आज वीडियो सभी लोग देख रहे होंगे, बिल्कुल उत्सुकता के साथ देख रहे होंगे ताकि सीटेट में अच्छा अंक पाया जा सके। उसी प्रकार प्रतिभाशाली बालक में कुछ भी करने के लिए उत्सुकता होती है। उत्सुकता क्या होती है, तो किसी काम को करने की तीव्र इच्छा। क्या है, किसी काम को करने की तीव्र इच्छा। व्यक्ति में अनूठापन यानी अभिव्यक्ति में अनूठापन, यानी वो अपने बातों को इस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे जिससे सभी लोग प्रभावित हो जाएंगे। हालांकि मैं कहूँगा मैं जा रहा हूँ, तो इसी बातें को वह इस प्रकार से प्रकट करेंगे कि लगे वाह कितना मतलब अच्छा है। हर चीज़ को रिप्रेजेंट करने में या अभिव्यक्ति करने में अनूठापन यानी विशेष प्रकार का एक गुण पाया जाता है। जिज्ञासु बालक होते हैं। ऐसे बालक कैसे होते हैं, जिज्ञासु होते हैं। जिज्ञासु मतलब तत्पर, उत्सुकता, सृजनात्मक सोच, अपसारी चिंतन। सबसे बड़ी बात ये आती है अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन। अगर चैप्टर हमने चिंतन पढ़ाया है, चिंतन दो प्रकार से मुख्य रूप से देखोगे, एक अपसारी चिंतन, एक अभिसारी चिंतन। जो अपसारी चिंतन होता है उसमें जो है किसी चीज़ के बारे में बहुत सारे पॉइंट को सोचना, जबकि जो अभिसारी चिंतन होता है वो कि हाँ या ना में जवाब देना। जैसे बहुविकल्पी प्रश्न हो गए या फिर यस या नो वाला प्रश्न हो गया, ये सब अभिसारी के चिंतन के अंतर्गत आएगा। अभिसारी चिंतन में जैसे दिल्ली भारत की राजधानी क्या है, फटाक से बोलोगे दिल्ली, तो ये अभिसारी चिंतन है। यानी अभिसारी चिंतन वह चिंतन होता है जिसका उत्तर एक होता है। अपसारी चिंतन क्या है, जैसे दिल्ली की विशेषता बताओ,
तो पता नहीं कितनी विशेषता बता ले जाओगे। तो प्रतिभाशाली बालकों में अपसारी चिंतन पाया जाता है। सीखने की योग्यता, या किसी भी चीज़ को सीखने की योग्यता रखते हैं और उसको बहुत अच्छी तरह से सीख लेते हैं। जैसे हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी थे, अमेरिका गए, अमेरिका में बोले मुझे भी ऐसे ही लैब बनाना है, तो पूरा लैब ही घुमा दिया। और ये उतने समय में, जितने समय में वो थोड़ा सा ही 1-2 घंटा या 5-10 मिनट जो भी घुमाया हो, उतने में सारा चीज़ जान गए अमेरिका के लाइब्रेरी की। नासा ने अपने अंदर मतलब नासा जो है नेशनल एरो स्पेस एजेंसी, उसमें सारी चीज़ें जान गए। तो जो प्रतिभाशाली बालक होता है वो तुरंत हर चीज़ को सीख लेता है, हर चीज़ को तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है और इनमें विशेष प्रकार की सीखने की योग्यता पाई जाती है। वह जो प्रतिभाशाली बालक होता है प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है। प्रभावपूर्ण यानी अपनी बातों को किस प्रकार कहे जाए कि सब लोग प्रभावित हो जाएं, और क्या उचित अनुचित के बारे में जानते हैं कि क्या किस प्रकार से इस बातों को कहना उचित है या इस प्रकार से बातों को कहना अनुचित है। ये सभी के बारे में सोच करके संप्रेषण अपनी बातों को कहते हैं। संप्रेषण क्या होता है, तो दो व्यक्तियों में आसपास अगर आपस में वार्तालाप हो रहा, मैं कुछ कह रहा हूँ, आप कुछ कह रहे हो, फिर मैं कुछ कह रहा हूँ, फिर आप कुछ कह रहे हैं, इसी को कहते हैं संप्रेषण। यह अमूर्त रूप से सोचता है कि आम मीठा होता है, हाँ रसीला होता है। तो इसके जितने गुण आएंगे सारे के बारे में यानी अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता होती है। वह स्वयं परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। जैसे कुछ बालक होते हैं क्लास में ही नहीं मेंटेन कर पाते हैं स्वयं को, ना घर पे कर पाते हैं, ना किसी मार्केट में कर पाते हैं, लेकिन प्रतिभाशाली बालक होता है उसको कहीं कर दीजिए, कहीं भी मार्केट, स्कूल, घर, वो अपने आप को क्या कर लेगा, समायोजित कर लेगा। पहले ऐसे कुछ लोग नहीं होते, शर्मीले होते हैं, सोचते विचारते हैं, तो जबकि ये सारे चीज़ को वो सब निगलेक्ट मार के जहाँ पे जिस प्रकार से रहना उस हिसाब से समायोजित स्वयं को कर लेते हैं। आश्चर्यजनक अंतर्दृष्टि रखते हैं। वह बुद्धि परीक्षण में उच्च बुद्धि लब्धि प्राप्त करता है। तो प्रतिभाशाली बालक है तो वैसे भी जो है उसकी बुद्धि लब्धि 130 प्लस होती है, तो उच्च बुद्धि वाला तो होता ही है। नोट, बहुत लंबे निबंधों को रटने, यहाँ पे रहेगा रटने की योग्यता प्रतिभाशाली बुद्धिमान बालक के लक्षण नहीं है। यानी अगर रटने उठने की बात किया जाएगा तो वैसे भी किसी पॉजिटिव चीज़ का है नहीं, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में आया था। आगे पॉइंट है, हैविंग हर्स्ट ने अपनी पुस्तक ए सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन, यानी हैविंग हर्स्ट ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी ए सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। इसमें इन्होंने लिखा है कि यानी इनके अनुसार क्या परिभाषा दी गई है, प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा का सफल कार्यक्रम वही हो सकता है, प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा का सफल कार्यक्रम वही हो सकता है जिसका उद्देश्य उनकी विभिन्न योग्यताओं का विकास करना हो। एक डिफिनीशन भी पूछ लिया जाता है, डिफिनीशन को भी क्या करना है, याद कर लेना है। और ये भी देख लेना है कि ये जो इनकी पुस्तक है ए सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन, इसको भी याद कर लेना है। आगे देखते हैं, प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा कैसी होनी चाहिए। तो प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए ताकि ये अपने आप को वो बना पाएँ। इनके लिए कठिन से कठिन मतलब प्रश्नों को दिया जाए जिससे ये अपने आप को उसमें समायोजित कर सके। पृथक कक्षाओं तथा संवर्धन कार्यक्रमों का प्रयोग करना। पृथक कक्षाओं का मतलब ये है, अगर साधारण बच्चे, विशेष बच्चे, सभी को एक साथ बैठा दिया जाए तो ये अपने आप को कुंठित महसूस करने लगते हैं, क्योंकि ये जो कुछ भी करना चाहते हैं बहुत
चुनौतीपूर्ण होना चाहिए, तो इनके लिए अलग कार्यक्रम का प्रयोग संवर्धन करना चाहिए। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए शिक्षक को अनुकूलन करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि शिक्षक जो हो नॉर्मल बच्चों को भी जैसे पढ़ाए वैसे प्रतिभाशाली बच्चों को भी पढ़ाए, क्योंकि प्रतिभाशाली बच्चों के लिए एक अलग ही सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो इनके लिए जो है अनुकूलन का शिक्षक को कार्य करना चाहिए। प्रतिभाशाली बालकों के लिए विशिष्ट क्रियाओं को करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जो बालक होते हैं प्रतिभाशाली बालक, उनमें विशिष्ट क्रियाओं को करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि इसको जोड़ तोड़ या कोई ऐसा कार्य दिया जाना जो विशिष्ट हो, सभी बालक ना कर पाएँ तो अपने आप को चुनौतीपूर्ण मान गए, क्योंकि उनके अंदर किसी भी चीज़ को करने की उत्सुकता होती है। प्रतिभाशाली बालकों को समृद्धि कार्यक्रमों के माध्यम से पढ़ाया जाना चाहिए। क्या पढ़ाया जाना चाहिए? यानी जो प्रतिभाशाली बालक हैं उनका क्लास का इन्वायरमेंट भरपूर होना चाहिए, नवनिर्मित होना चाहिए, मॉडर्न जिस रूप में चल रहा मॉडर्न के हिसाब से होना चाहिए, ताकि वह अपने ज्ञान को और भी ऊपर बढ़ा सकें। प्रतिभाशाली बालकियों की शिक्षा के लिए प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा के लिए शैक्षिक कार्यक्रम को समृद्ध बनाना चाहिए। प्रतिभाशाली बालकों की सही दिशा देने के लिए शिक्षक द्वारा समय समय पर निर्देशन देते रहना चाहिए। बालक जो होते हैं प्रतिभाशाली बालक, वह अपने आप में विशिष्ट होते हैं, हर चीज़ को नए ढंग से करना चाहते हैं और जब कार्य समाप्त हो जाता है तो दूसरा काम करने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। इन सारे चीज़ को देखते हुए शिक्षक को समय समय पर उसके लिए निर्देशन कराना चाहिए, निर्देशन करते रहना चाहिए। और भी कुछ है, ये सारी चीज़ तो अभी हमने ऊपर देख ही लिया। हाँ ठीक है, अब क्वेश्चन को देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालकों में निम्न विशेषता होती है। ये ऑप्शन है, अधिक महत्वाकांक्षी। बी ऑप्शन है, बुद्धिलब्धि 130 से अधिक, विस्तृत शब्दकोश, उपरोक्त सभी। तो इसमें देखेंगे महत्वाकांक्षी भी होते हैं, 130 से अधिक बुद्धिलब्धि भी होती है, विशाल शब्दकोश भी होता है। तो इसमें डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी इसमें जो है इसका ऑप्शन का डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालक तीव्र और आसानी से सीखते हैं। पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है, जो सुनते या पढ़ते हैं बिना रटे कंठस्थ कर लेते हैं। कंठस्थ शब्द आ गया तो देखते हैं, गलत मारो। वस्तु चिंतन करते हैं, चलो इसको देखते हैं। कम समय में ही अभिप्रेरण का अनुसरण करते हैं। तो प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं तीव्र और आसानी से सीखते हैं। इसमें ए ऑप्शन जो है इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? ए ऑप्शन है, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो वह कम प्रेरित करते हैं और ऊब जाता है। ये अभी पॉइंट में देखे हो, ये भी बातें सही है। वह बहुत ही तनुक मिजाज होता है, बी ऑप्शन है। सी ऑप्शन, वह रस्मी व्यवहार करता है जैसे हाथ थपथपाना, और वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। तो इसमें जो है अगर ऑप्शन हम सही रूप से देखेंगे तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, और बाकी बी गलत है, सी गलत और डी गलत है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? उच्च आत्म क्षमता, ये तो है। निम्न औसती मानसिक क्रिया, नहीं। अंतर्दृष्टि पूर्वक समस्याओं का समाधान करना, ये तो विशेषता है। उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं, ये भी है। जबकि बी निगेटिव है तो
तो नेगेटिव का भी भाई नेगेटिव सही होगा। तो इसमें नहीं पूछा है तो बी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अध्यापक के दृष्टिकोण में प्रतिभाशाली किसका संयोजन है? एक क्वेश्चन ये भी है। तो इसमें देखते हैं, उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता। थोड़ा सा देखते हैं, उच्च प्रेरणा, उच्च सृजनात्मकता, उच्च क्षमता। बी वाला तो एकदम सही लग रहा है। उच्च योग्यता, उच्च क्षमता, ये वचनबद्धता कुछ है ही नहीं। उच्च क्षमता, उच्च स्मरण शक्ति। और इसमें जो है अगर हम देखेंगे वैसे बी और सी दोनों सही लग रहा है, लेकिन हम सही रूप से अगर सही लगाएंगे तो इसमें जो है ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बच्चों में जो है नहीं, ये नहीं, उच्च क्षमता नहीं। यहाँ पे देखेंगे तो डी वाला ऑप्शन उच्च क्षमता होता है और उच्च सृजनात्मकता और उच्च स्मरण शक्ति। तो इसमें ऑप्शन जो है थोड़ा सा घुमाने वाला है। हालांकि इसमें जो है ए भी गलत है और सी भी गलत है, ये भी गलत है, और इसमें बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उच्च प्रेरणा होती है, उच्च सृजनात्मकता पाई जाती है और उच्च क्षमता भी प्रतिभाशाली बच्चों में होती है। स्मरण शक्ति वैसे थोड़ा सा निगेटिव वर्ड है, इसलिए हमने डी को नहीं लिया। प्रतिभाशाली बालक होने का संकेत निम्न में से क्या नहीं है? यहाँ देखो नहीं पूछा है, तो विचारों में सृजनात्मकता ये तो है, दूसरों के साथ लड़ना ये कोई नहीं है, अभिव्यक्ति में अनूठापन ये भी है, कौतूहल ये भी है। तो प्रश्न में नहीं पूछा है तो नहीं का भाई जो है नहीं इज द करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें नहीं पूछा है तो नहीं, इसलिए जो है दूसरों के साथ लड़ना एक कोई विशेषता नहीं है, इसलिए ये निगेटिव है। तो निगेटिव का भाई नेगेटिव इज द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न का आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। रेने जूली प्रतिभाशाली की अपनी परिभाषा के लिए जानी जाती है, कौन सी? तो ये वाला थोड़ा सा क्वेश्चन छोड़ देते हैं, इसको आप सभी लोग करने की कोशिश करना। आगे क्वेश्चन है, के कारण प्रतिभाशाली होती हैं? देखो प्रतिभाशाली के लिए क्या क्या होना चाहिए, तो आनुवंशिक रचना भी और वातावरणीय, यानी बी और सी दोनों होना चाहिए। क्योंकि अगर प्रतिभाशाली बालक है तो आनुवंशिक गुण से भी हो जाता है, और आनुवंशिक गुण से प्रतिभाशाली है तो अगर वातावरण अच्छा मिल जाता है तो प्रतिभाशाली हो जाएगा। अगर वातावरण सही से नहीं मिला तो प्रतिभाशाली नहीं होगा। तो इसलिए बोला है प्रतिभाशीलता होती है तो आनुवंशिक गुण से भी और वातावरण, यानी इसका डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा। बी और सी का संयोजन है। अब इसको तो प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, ये प्रश्न पूछा है। यहाँ भी क्या पूछा, नेगेटिव प्रश्न पूछा है। तो नेगेटिव में देखते हैं, दूसरों के साथ झगड़ा करना, जिज्ञासा तो होती है प्रतिभाशाली बालकों में, अभिव्यक्ति में नवीनता भी होती है, सृजनात्मक विचार भी होते हैं, जबकि ए ऑप्शन जो है नहीं होता है। जबकि प्रश्न में नहीं पूछा है तो नहीं का भाई नहीं ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो इस प्रश्न का आंसर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 140 से अधिक बुद्धिलब्धि वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो प्रतिभाशाली बालक के। तो इसमें डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बच्चों का अपने क्षमता का एहसास होता है जब वे अन्य बच्चों के साथ सीखते हैं। बी ऑप्शन है जब अन्य बच्चों के साथ सीखते हैं, जब वे निजी कक्षा लेते हैं, जब उनका लगातार परीक्षण होता है। तो ये सारे नहीं हैं। तो जब वो अन्य बच्चों के साथ सीखते हैं तब उन्हें अपने क्षमता का एहसास होता है। तो इसमें ए ऑप्शन इज द
करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धिमान बच्चों का लक्षण नहीं है। यहाँ भी प्रश्न में नहीं पूछा है, ध्यान देना। प्रश्न में नहीं का वाला ऑप्शन जो है क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटना उठना तो है ही नहीं। वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता हो। तो इस अभी हमने क्वालिटी में जब प्रतिभाशाली बालक पढ़ा रहे थे उस क्वालिटी में ये वर्ड दिखा था। तो बी तो इसका सही आंसर है। और भी देखते हैं, वह जो अमूर्त रूप से सोचता है, अच्छा ये भी तो है। वह जो परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, ये भी है। तो इस प्रश्न में यही पूछा है कि नहीं पूछा है ना, तो नहीं का भाई नहीं ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो है इस प्रश्न में नेगेटिव पूछा है, तो नेगेटिव का भाई नेगेटिव सही आंसर होगा। तो इसमें इस प्रश्न का आंसर ए हो जाएगा, यानी जल्दी रटने की क्षमता ये नहीं होती है। तो इसका इस प्रश्न का आंसर ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिभाशाली बाल को बच्चों के संदर्भ में संवर्धन का अर्थ है। संवर्धन मतलब होता है किसी चीज़ में वृद्धि करना। तो आकलन की प्रक्रिया में संवर्धन करना, शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन में संवर्धन करना। चलो इसका तो देखते हैं। सह शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन की गतिविधि को बढ़ाना, ऐसे विद्यार्थी को वर्तमान स्तर ग्रेड को छोड़कर अपने उच्च स्तर, ये देखो ग्रेड व्रेड के लिए तो पढ़ाना ही नहीं है। तो इसमें जो संवर्धन का अर्थ हो जाएगा बी वाला, शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन में संवर्धन करना। तो इसका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप सभी को खुशखबरी है कि सीटेट की बुक जो है जल्द ही आ जाएगी और आप सभी को लोगों को पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो सीटेट की संपूर्ण जानकारी के लिए या तैयारी के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जुड़ सकते हैं और इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। विजय एकेडमी देख ले। और सेशन अच्छा लगा हो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वाचिंग। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की सेशन में बात करने से पहले हम थोड़ा सा बातें बता दें कि सीटेट की बुक जल्द ही आप सभी को पीडीएफ के रूप में मिल जाएगी और जिस पर काम किया जा रहा है और जो ही बनकर तैयार हो जाएगा आप सभी को दिया जाएगा और पूरा कंप्लीट रहेगा। इससे क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाएगा, पॉइंट ऐसे बताया जाएगा। और हमारे सीटेट का बैच की तैयारी करने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल से विजय एकेडमी देख ले को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और जो आपके संपर्क में हो जिससे लगता हो हाँ उनको इससे मदद मिल सकती है उनके यहाँ शेयर भी कर सकते हैं। और जो आज का सेशन होने वाला है वो सेशन होने वाला है सृजनात्मक बालक पर। जो सृजनात्मक बालक से भी एक क्वेश्चन सीटेट में देखने को ज़रूर मिलते हैं और यही सेशन को देखने पर आपको 1 या 2 नंबर यहाँ से मिल सकते हैं। और इस सेशन को हम कंप्लीट करते हैं। बता दें कि आपको सीटेट की जो जितनी भी सीडीपी का है सारा इस यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट कराया जाएगा। तो इस यूट्यूब चैनल पर सीटेट की तैयारी करने के लिए आप जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं अपने इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। सृजनात्मक बालक, इसका सृजनात्मक बालक का अर्थ क्या होता है। तो सृजनात्मक का अर्थ है नवीन रचना की प्रवृत्ति। क्या है? नवीन रचना की प्रवृत्ति जिसकी मुख्य विशेषता होती है। जिसकी विशेषता क्या क्या होती है? इनमें मौलिकता पाई जाती है, मौलिकता का गुण पाया जाता है, उत्सुकता का गुण पाया जाता है, नए परिणाम जैसा मतलब कुछ नया करने की बातें होती रहती हैं और हर चीज़ करने की उत्सुकता होती है, सामाजिक हितों के लिए उपयोग। तो इतनी बातें समझ में आया होगा कि सृजनात्मकता का अर्थ है नवीन रचना करना और इनमें मौलिकता, उत्सुकता, नए परिणाम, सामाजिक हितों के लिए उपयोग, ये सब जो है विशेषता
होती है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट को देखते हुए चलते हैं, जिससे जो है और भी सृजनात्मक बालक का बातों को समझने में आसानी होगी। सृजनात्मक बालक परंपरागत ढंग से हटकर किसी नए ढंग से सोचने, यहाँ पे सोने नहीं रहेगा, सोचने रहेगा, सोचने या चिंतन करने का कार्य करने की योग्यता है। जैसे नए चीज़ क्या है, जैसे अगर देखेंगे आप अपने आसपास ही या खुद में ही देखेंगे कि आपकी और जो बूढ़े लोग होते हैं, यानी बूढ़वा घर की बूढ़ पुरनिया, उनसे नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि उनकी मेंटलिटी और अब के जनरेशन की मेंटलिटी अलग हो चुकी होती है। तो जो पुराने विचारधारा यानी परंपरागत जो रूल था उसमें चेंजिंग करना चाहेंगे और अपने अनुसार बातों को करना चाहेंगे। तो ये जो सृजनात्मक बालक होते हैं, ये परंपरागत ढंग से हट करके नए रूप में सोचने की बातें करते हैं, नए रूप से सोचते हैं। एक लोगों की परिभाषा में इम्पॉर्टेंट है, इस परिभाषा को देख लेते हैं। ड्रेवहल के अनुसार, किसके अनुसार? ड्रेवहल के अनुसार सृजनात्मकता वह मानवीय योग्यता है जिसके द्वारा वह किसी नवीन रचना या विचारों को प्रस्तुत करता है। इनकी परिभाषा को याद रखना, ये परिभाषा डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछी जाती है और प्रश्न में पूछ ली जाती है। ड्रेवहल के अनुसार सृजनात्मकता वह मानवीय योग्यता है जिसके द्वारा वह किसी नवीन रचना या विचारों को प्रस्तुत करता है। गिलफोर्ड के अनुसार कुछ और मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने सृजनात्मक बालक के रूप में परिभाषा दी है। गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मकता वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुछ नया निर्मित होता है, विचार, वस्तु, जिसमें पुराने तत्वों को नवीन तरीके से व्यवस्थित किया जाता है। नवीन सृजन किसी समस्या समाधान प्रस्तुत करता हो। ये गिलफोर्ड महोदय इसी प्रकार बिल्कुल बोले हैं और इसको भी आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा हो, यानी कोई भी उसके सामने, बालक के सामने समस्या रख दी जाए, उसका तत्काल वह उसका निवारण कर देता हो और उसके बारे में सोच करके एक नया कॉन्सेप्ट दे देता है। पार्श्व चिंतन यानी अच्छी तरह से सोचने विचारने, जिसमें मौलिकता हो, लचीलापन हो, ये सभी को देख करके ये गुण सारे जो है सृजनात्मक बालक में पाए जाते हैं। टॉरेंस ने सृजनात्मक बच्चों की 84 विशेषताओं की एक सूची बनाई है। तो ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है, यूपी टेट के लिए हालांकि पूछेगा। वन लाइनर जो होता है वो यूपी टेट में पूछा जाता है और जिसमें थोड़ा सा सोच हो, कॉन्सेप्चुअल हो, उसको सी टेट में पूछा जाता है। हालांकि इस सेशन में हम कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे और P/Q को भी देखेंगे जो सी टेट में पूछे गए हैं। तो टॉरेंस ने सृजनात्मक तत्वों के लिए कितनी विशेषता की एक सूची बनाई है? तो 84। जैसे कठिन कार्यों को करना, जो सृजनात्मक बालक होते हैं कठिन कार्यों को करने में रुचि लेते हैं, कठिन कार्यों को करने में उनको आनंद मिलता है और वे कठिन कार्यों को करते हैं। रचनात्मक आलोचना, आलोचना केवल निगेटिव के लिए नहीं होता है, पॉजिटिव आलोचना से कई सारे बातें निकल करके आती हैं। आलोचना करना भी बहुत ज़रूरी है। तो जो सृजनात्मक बालक होते हैं उनके अंदर रचनात्मक आलोचना करने के गुण पाया जाता है। रहस्यात्मक खोजों के प्रति आकर्षित होना, यानी कोई जैसे रहस्यमयी बातें हों, अजीबोगरीब बातें हों, उन सब में के प्रति जो है सृजनात्मक बालक क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। जबकि और सामान्य बालक डर के भाग जाते हैं, कहते भूत है, जबकि भूत नहीं, ये क्या करते हैं उस पर तत्काल रिसर्च करते हैं और उस रहस्यात्मक खोजों के प्रति आकर्षित होते हैं। संवेगात्मक रूप से संवेदनशील होना, यानी संवेग कितने होते हैं मैकडूगल के अनुसार? तो 14 संवेग बताए हैं और ये संवेग रूप से क्या होते हैं, संवेदनशील होते हैं। यानी अगर कोई बालक परेशान तो परेशान उसे परेशानी की तरह ट्रीटमेंट करेंगे, अगर कोई खुश है तो खुशी की तरह, यानी अपने संवेगों पर कंट्रोल कर लेते हैं, किए रहते हैं और मनोभावों को अपने संवेगों के अनुसार या संवेदन के अनुसार रिप्रेजेंट करते हैं।
और निम्न गुण वह जिज्ञासु होते हैं। जो सृजनात्मक बालक होते हैं जिज्ञासु होते हैं। किसी भी जिज्ञासु क्या होती है कि मतलब किसी को किसी चीज़ काम या किसी कार्य को करने के लिए उत्सुक होना या किसी चीज़ के बारे में जानने के लिए उत्सुक होना। तो जो सृजनात्मक बालक होते हैं उनके अंदर उत्सुकता पाई जाती है। वे साहसी होते हैं, यानी किसी भी कार्य को करने के लिए तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं। मैं इसे कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, मैं कर लूँगा। तो वह जो है कैसे होते हैं, साहसी होते हैं। वह बहिर्मुखी होते हैं। बहिर्मुखी क्या होता है, तो किसी भी चीज़ के बारे में सोचने, विचार करने, समझने और किसी भी बातों को आज जो है कई ढंग से प्रस्तुत करने, मनोभावों को जानने, ये सभी बहिर्मुखी के अंतर्गत आते हैं। वे महत्वाकांक्षी होते हैं, यानी किसी भी चीज़ को जानने के लिए उत्सुक। महत्वाकांक्षी मतलब महत्व को समझने के लिए। और नवाचारी होते हैं, यानी किसी भी बातों, किसी भी विचारों को प्रकट करने के लिए नवीनता लाते रहते हैं। जैसे अगर हम लोग जैसे पहले कोई भी काम होता था उसमें क्या करेंगे, नवीनता लाएंगे, अपने अनुसार उसको ढालेंगे। इसीलिए देखेंगे किशोर और वृद्ध व्यक्तियों में जल्दी पड़ती नहीं है, क्योंकि वृद्ध लोग जो होते हैं अपने ही परंपरागत बातों को सोचते हैं, जबकि किशोर जो होते हैं नवाचारी होते हैं, उसको नए ढंग से करने की कोशिश करते हैं। समायोजन करने की क्षमता होती है। समायोजन क्या कहलाता है, तो वातावरण के साथ अपने आप को ढाल लेना क्या कहलाता है, समायोजन कहलाता है। जैसे कुछ बालक होते हैं, अगर घर के अलावा और कहीं नहीं रहते हैं तो रिश्तेदार में चले गए वहाँ परेशान हो जाते हैं, बाहर कहीं चले गए वहाँ परेशान हो जाते हैं। लेकिन जबकि जो सृजनात्मक बालक होते हैं उनके अंदर समायोजन की क्षमता होती है। वह कहीं भी रहे अपने आप को, स्वयं को उस रूप में क्या कर लेते हैं, ढाल लेते हैं। लचीलापन का गुण पाया जाता है। लचीलापन बहुत जरूरी है। कठोरपन जो है बहुत ही अच्छा नहीं होता है। हालांकि कुछ मामलों में कठोरता होनी चाहिए, लेकिन जो है कठोर उतना नहीं होना चाहिए। लचीलापन का गुण पाया जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी रास्ते पर चलना हो, उस साइड से चलना कठिन है तो दाएं बाएं से निकल लो आराम से। तो लचीलापन का गुण पाया जाता है सृजनात्मक बालकों में। विस्तारण की क्षमता होती है। विस्तारण की क्षमता यानी किसी भी बातों को अच्छे तरीके से प्रकट करना, प्रस्तुत करना या उसको दिखाना, ये सभी जो है विस्तारण की क्षमता उनके अंदर पाई जाती है। उत्प्रेरित गुण पाया जाता है। जैसे सुभाष चंद्र बोस थे, ये मतलब किसी भी को उत्प्रेरित कर देना। उत्प्रेरण क्या होता है, किसी भी चीज़ को गति को बढ़ा देना या कम कर देना। हालांकि उत्प्रेरण का मतलब होता है बढ़ाना ही। तो ये जो बालक होते हैं सृजनात्मक बालक, इनके अंदर उत्प्रेरित का गुण पाया जाता है, यानी किसी चीज़ को करने, कराने का गुण पाया जाता है। कोई डिमोटिवेट है तो उसको उत्प्रेरित कर देना, ये सब किसके निशानी है, तो प्रतिभाशाली बालकों, सृजनात्मकता बालक। मौलिकता का गुण पाया जाता है, यानी इसमें मौलिक अर्थ होते हैं, कुछ ना कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ ना कुछ उसका एक रूप होता है। महत्वाकांक्षी होते हैं। सामाजिकता का लक्षण पाया जाता है, यानी समाज में किस प्रकार से रहना है, कैसा समाज मांग कर रहा है, इन सब का लक्षण जो है इसमें पाए जाते हैं। नए परिणाम की खोज करते हैं और ये हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ खोजते रहते हैं। लकड़ी का बंदूक बना लेना, लकड़ी की गाड़ी बना लेना, लकड़ी का कुछ भी बना लेना या किसी मिट्टी के आकार से ही कुछ बना लेना। तो ये सारे क्वालिटी जो है उसमें कुछ ना कुछ नई चीज़ खोज करने का करते रहते हैं। कुछ पॉइंट को देखते हैं। सृजनशील एक विचार है जो एकदम नई विचार या पुराने विचारों में नए विचार का समावेशन होता है। तो सृजनात्मक बालकों की चिंतन अपसारी होते हैं, यानी जो सृजनात्मक बालक होते हैं वह चिंतन किस प्रकार करते हैं, तो अपसारी चिंतन करते हैं। हालांकि चिंतन अगर मुख्य रूप से देखेंगे तो दो प्रकार से होता है, एक अपसारी होता है और एक
अभिसारी चिंतन होता है। एक अपसारी और एक अभिसारी। अपसारी चिंतन वह चिंतन होता है जिसके उत्तर बहुत सारे हो, अनेक उत्तर हो, और अभिसारी चिंतन वह होता है जिस प्रश्नों का उत्तर एक ही हो। जैसे अगर पूछा जाए दिल्ली की राजधानी, भारत की राजधानी क्या है, तो दिल्ली, ये आपका अभिसारी चिंतन हो जाएगा। जबकि अगर पूछा जाए भारत की राजधानी दिल्ली की विशेषता बताओ, तो वहाँ पे जो है अपसारी चिंतन हो जाएगा। तो जो सृजनात्मक बालक होते हैं उनके अंदर अपसारी चिंतन पाए जाते हैं। यदि कोई शिक्षक किसी सृजनात्मक बच्चों की पहचान करना चाहती है तो बच्चों को विस्तृत रूप से उसका अवलोकन करे, तब जब वह समस्याओं को हल करता हो। यानी अगर किसी शिक्षक को विशिष्ट यानी सृजनात्मक बालक की पहचान करनी है तो तब वह पहचान करे जब बालक कुछ ना कुछ जो है समस्याओं का हल कर रहा हो, तब जो है सृजनात्मक बालक की पहचान हो सकती है। अपसारी चिंतन को समझाई दिए। जब किसी बालक को चिंतन करने के विकल्प, विचारों को अलग अलग दिशाओं में फैलाने का अवसर दिया जाता है तो इसे अपसारी चिंतन कहते हैं। और अपसारी चिंतन को आउट ऑफ बॉक्स भी कहा जाता है। यानी अपसारी चिंतन वह चिंतन होता है जिसके कई सारे पॉइंट को एक साथ सोचा जाता है। आगे देखते हैं। सृजनशील बालकों में धारा प्रवाहिता होती है, ये भी क्वालिटी पाई जाती है। सृजनशील बालकों में उत्सुकता पाई जाती है। सृजनशील बालकों में लचीलापन पाए जाते हैं। सृजनशील बालकों में स्वतंत्रता पाई जाती है। अब देखते हैं क्वेश्चन। सृजनात्मकता क्या है, तो ये प्रश्न है, सीटेट का क्वेश्चन पूछा गया। देखते हैं। बुद्धि एक प्रकार जो कौशलों से संबंधित है, जो सिंचित किए गए ज्ञान और अनुभव पर निर्भर होते हैं। तो बी ऑप्शन है। बुद्धि एक प्रकार का जो संसाधन की गति को शामिल करते हुए सूचना प्रक्रमण कौशलों पर अत्यधिक निर्भर होता है। सी ऑप्शन है। समस्याओं की मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचाने अथवा तैयार करने की योग्यता। तो इसमें अभी हमने देखा अपसारी ये सृजनात्मकता के गुण हैं, मौलिक इस सृजनात्मकता के गुण हैं। तो इसका जो आंसर होगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सृजनशील का प्रमुख तत्व क्या नहीं। यहाँ पे देखते हैं नहीं पूछा है। तो मौलिकता तो पाई जाती है, धारा प्रवाहिता पाई जाती है, लचीलापन पाया जाता है, जबकि अनुशासन नहीं। तो इसमें नहीं पूछा है तो नहीं का भाई नहीं इज द करेक्ट आंसर। यानी इसमें सृजनशील बालकों में अनुशासनशीलता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान एवं कला, प्रदर्शनीय, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालना, ये किस मतलब डॉट डॉट के लिए है। ये ऑप्शन है। शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने में, ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने, नहीं। विद्यालय का नाम रोशन, नहीं। अभिभावकों को संतुष्ट करने, ये भी नहीं। तो इसमें जो है ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। और बता दें कि सुपर टेट की भी बुक जल्द ही बनकर आ जाएगी और आप सभी को पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आज का सेशन कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और सीटेट की कंप्लीट तैयारी के लिए इस यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। और अगर विजय एकेडमी @ देख ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।